सभी देशवासियों का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया ये विशेष कार्यक्रम आपके पास लेकर आया हूँ। जो इस समय समस्या चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, और इस समस्या के बीच जो लोगों की प्रतिक्रिया है उसके ऊपर इस कार्यक्रम में मैं चीख के चिल्ला के, या जैसे आप न्यूज़ चैनल देखते हैं कि एक लगातार एक आवाज़ आती है, कोई पुलिस सायरन की और अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें आती हैं। मैं वैसे तो आपके साथ वार्तालाप नहीं करूँगा, वैसे अपनी बात नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी कहूँगा उसे आप थोड़ा शांति से ध्यान देकर सुनिए। इस बात को भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग सभी सुनिए। और ख़ास करके ये जो बात है ये भारत के लोगों के लिए है। इसमें मैं कुछ इतिहास बताऊंगा कि भारत और पाकिस्तान कैसे वजूद में आए, किन परिस्थितियों में वजूद में आए, उसके बाद क्या परिस्थितियां रही, अब क्या परिस्थिति है, और आगे भारत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के निर्माण से। पाकिस्तान का निर्माण, ऐसा बोला जाता है कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश का निर्माण था, और पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि क्योंकि भारत के अंदर मुसलमानों का ध्यान नहीं रखा जाता था, इसलिए पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और उनकी शिकायत थी कि हिंदू उनके साथ भेदभाव करते हैं, और यदि भारत बना तो हिंदू उनके साथ आगे भी भेदभाव करेंगे। ऐसी उन्होंने शिकायत अंग्रेज़ों से करी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से कारण थे। खैर, पहले तो उनकी जो शिकायत थी हिंदुओं से, जो उन्होंने अंग्रेज़ों से करी, और दूसरी बात कि वो कर किससे रहे थे। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि वो कर किससे रहे थे। अब बताइए, कोई गुलाम अपने मालिक से कहे उसके लिए कि जो उसका उसके उसका कभी गुलाम रहा हो या कभी उसके अंडर में रहा हो, कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है कि उसने मेरे साथ बुरा किया पहले और आगे भी वो बुरा करेगा। कितनी बेतुकी बात थी जो उन्होंने ये अंग्रेज़ों से कही। क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सी रियासतों में या तो मुस्लिम राजा थे या मुस्लिम और हिंदू राजा मिलकर शासन करते थे। कई जगहों पे तो हिंदू राजा मुस्लिम शासक के अंतर्गत थे। ऐसे हालात के अंदर ये शिकायत करना अंग्रेज़ों से कि हिंदू हमारे साथ भेदभाव करेंगे, ये सरासर झूठ था जो पाकिस्तान बनाने वालों ने बोला। दूसरी उनकी शिकायत थी कि हिंदू हमारे साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। हाँ, ये सही है कि हिंदू उनके साथ करते थे, लेकिन क्या हिंदू खाली उनके साथ करते थे? क्या ये भेदभाव हिंदू ईसाइयों के साथ नहीं करते थे, या ये भेदभाव हिंदू आपस में नहीं करते थे? हिंदुओं का एक सत्य है कि हिंदू जातियों में बटे हुए हैं और हर जाति एक दूसरे से भेदभाव करती है। तो इसमें ऐसी क्या विशेष शिकायत पाकिस्तान बनाने वालों की थी कि हिंदू हमारे साथ भेदभाव करते हैं? उतना ही भेदभाव वे ईसाइयों के साथ भी करते थे और आपस में भी करते थे। तो अगर भेदभाव के आधार पर देश का निर्माण होता तो 6,500 जातियां तो हिंदुओं में थी, तो क्या 6,500 देश बनते? क्या हिंदू और पारसी अलग देश बनाते? क्या हिंदू 6,500 देश हिंदुओं की, और अगर 20 तरह के फिरके, 20 तरह की मान्यताएं, इस्लाम की जो भारत के मुसलमान हैं उनकी 20 तरह की मान्यताएं, और मुसलमानों में भी हजारों जातियां, तो क्या और हजारों देश बनते अगर भेदभाव के मामले को देखा जाए? मैं खुद जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली में पढ़ा हूँ। मेरा मित्र का एक मित्र और मेरे मित्र के साथ भी क्या हुआ, मैं खुल के देखे जाति का उनका नाम नहीं लूँगा, दोनों मुस्लिम हैं ना। मेरे मित्र की शादी उस लड़की से हुई जिसको वो चाहता था, क्योंकि मुस्लिम्स में वो अलग जाति की थी। उसका जो मित्र था
उसकी शादी भी उस लड़की से नहीं हुई जिसको वो चाहता था, जिसको वो लड़की उसे चाहती थी, क्योंकि वो दोनों मुस्लिम होते हुए भी उनकी अलग अलग जाति थी। तो ये भेदभाव नहीं हुआ, तो हिंदुओं से क्या खाली खास शिकायत करें। हमें पता है भारत में एक आंदोलन चल रहा है पसमंदा मुसलमानों का, जो कि मूलतः वह मुसलमान है जो हिंदुओं से मुस्लिम बने, लेकिन जाति के कारण उनके साथ इस्लाम इस्लाम नहीं, मुसलमानों में भी भेदभाव हो रहा है। तो ये भी जो है ना बेकार की सरासर झूठ था जो उन्होंने अंग्रेजों से बोला। अब बात करते हैं कि क्या उनको अंग्रेजी काल के अंदर, ब्रिटिश काल के अंदर सहूलियतें नहीं मिली थी। तो सबसे पहले तो सहूलियतों से पहले उनकी शिक्षा पे आते हैं। अंग्रेजी काल में डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक लेख लिखा था, आलेख लिखा था शिक्षा के ऊपर कि अंग्रेज कितना किसके ऊपर खर्चा करते हैं। उन्होंने शिकायत करी थी कि जो हिंदुओं के अंदर जो निचली जातियां हैं, निचले स्तर पे जो रह गई, पिछड़ गई, आप उन पे सबसे कम खर्चा करते हो। वही जो आपके खिलाफ खलीफात, ये जो आपके खिलाफ आंदोलन करते हैं मुसलमान, उनको आपने अपने शिक्षा के बजट में से दूसरा बड़ा भाग उनको दिया हुआ है, और यहाँ तक कि तीसरा बड़ा भाग पारसियों को दिया हुआ है। तो अगर मुसलमान ये कहते हैं कि भाई शिक्षा के अंदर उनके साथ भेदभाव होता था, तो यहाँ तो निचली हिंदुओं की निचली जातियों के साथ ज़्यादा भेदभाव था, क्योंकि उन्हें तो सबसे कम शिक्षा का बजट मिला था। तो क्या वो अलग देश की बात करते हैं? तो ये भी सरासर झूठ बात है। आज तक भी भारत के अंदर जो मुस्लिम्स द्वारा संस्थाएं चल रही हैं शिक्षा की, उनमें भारत सरकार का जो आरक्षण का प्रावधान है, जो बाकी सभी सरकारी संस्थाओं में मिलता है, जहाँ सरकार का पैसा जाता है, इन संस्थाओं में पैसा जाने के बाद भी वो प्रावधान पूरा नहीं मिल रहा। इसका मतलब 100% शिक्षा उन संस्थानों में मुस्लिम्स को मिल रही है, और लगभग लगभग 100% पढ़ाने वाले या 90 से 99% पढ़ाने वाले आज भी उनमें मुसलमान हैं। आज़ादी से पहले ज़्यादातर जितने भी पुलिस की पोस्ट थी, आर्मी की पोस्ट थी, उसमें उतने हिंदुओं से बढ़कर ऑफिसर मुसलमान थे। रेशो में डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमान थे। आज भी आप भारत के अगर जो प्रमुख व्यापार केंद्र, पुरानी जहाँ पे दुकानें हैं वहाँ जाइए, आप कलकत्ता का चांदनी बाजार जाइए, बल्कि कलकत्ता की तो लगभग जो नए मॉल को छोड़ दीजिए, पुराने जितनी भी मार्केट में जाओगे, सब जो बाजार चला रहे हैं, मतलब जिनको व्यापार सबसे ज़्यादा मिल रहा है, वो मुसलमान है। आप दिल्ली में जाइए, चांदनी चौक जाइए, आप सूरत में जाइए, आप अहमदाबाद की मार्केट में जाइए, ज़्यादातर दुकानें भारत के अंदर मुसलमान चला रहे हैं, और पहले ज़्यादा था। तो किस तरह के अवसर थे जो मुसलमानों को नहीं मिल रहे थे? ये सब झूठ की बात है। आप अभी हाल ही में जो भारत में प्रशासनिक सेवा है, सिविल सर्विस, उसमें देखिए कितने सारे मुसलमान पास हुए हैं, बिना किसी आरक्षण के पास हुए हैं। हमारे भारत के अंदर आपने देखे होंगे इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार हुए, मुसलमान हुए, हीरोइन हीरो हुए, हीरोइनें हुई, इतना उनको लोगों ने पसंद किया। धर्म देखा कभी? आपके मैं नाटक देखे, आप लोग तो हमेशा ही यहाँ के कलाकारों का मजाक उड़ाते रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पाकिस्तान वाले। तो ये शिकायत, सारी शिकायतें जो थी ना, ये सब झूठ के ऊपर आधारित थी कि भेदभाव होता है, कि शिक्षा में अवसर नहीं मिलते, नौकरियों में अवसर नहीं मिलते, बल्कि ज़्यादा अवसर थे। अब इस बात पे आते हैं कि ये सारी नौटंकी, ये सारा झूठ खड़ा किसने किया, और कौन थे जो पाकिस्तान बनाना चाहते थे? ये सारे वो लोग थे जो भारत में सदियों से अय्याशी कर रहे थे। इनमें ज़्यादातर मुसलमानों के, जो मुगलों के राजा थे, एक बंगाल का राजा हो गया, लखनऊ का राजा हो गया, नवाब हो गए इनके, राजशाही तो इनकी जा चुकी थी, नवाब भी रह गई थी, फिर भी थे ये मुगलों के राजा थे। वो जितने भी राजा थे ना, जिन्होंने कभी अपनी प्रजा को कभी दिया ही नहीं, जैसे आज पाकिस्तान में नहीं दे रहे,
बांग्लादेश में नहीं दे रहे। अब बांग्लादेश को ही हम लेते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज की डेट पे बांग्लादेश में कितनी गरीबी है। दुनिया के हर कोने में आप जाइए, यूरोप में जाइए, वहाँ आपको बांग्लादेशी काम करता हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में रोजगार नहीं है। अच्छा, रोजगार बांग्लादेश में किस में है? ये जो शेख हसीना आई हुई है भारत में, इसकी बेटी संयुक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो क्या कहेंगे इसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एशिया की हेड है। कोई एशिया की हेड वाली पोस्ट उसे मिली हुई है। शेख हसीना का बेटा अमेरिका में है। अभी एक वहां से इलाज करा के इनकी एक नेता आई है, तो पाकिस्तान पे आई है। इतने सारे पाकिस्तानी लंदन में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, यूरोप में है। कौन से ज़्यादातर है? उनमें से कई मध्यम वर्गीय भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो ये जो रईस थे ना, जिनको पाकिस्तान बनाना था, उनके परिवारों के लोग हैं। आपको याद है कि एक व्यापारी की मृत्यु हो गई थी, एक वो घूमने गया था पनडुब्बी में, वो बहुत बड़ा व्यापारी था, पाकिस्तान का व्यापारी था। तो ये जो नवाब थे ना, पुराने राजा थे, इनको लगा कि भाई अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारी तो सियासत चली जाएगी, क्योंकि जो कांग्रेस थी उसकी जो सोच थी वो समाजवादी उस समय प्रतीत होती थी। और हमने देखा है कि आज़ादी के बाद भारत के अंदर कांग्रेस ने कई सारे ऐसे काम किए जिससे भारत के जो रजवाड़े थे पुराने, चाहे हिंदू रजवाड़े थे, उनको भी बहुत नुकसान हुआ। हिंदू रजवाड़ों से ज़मीनें लेकर जो गरीब या निचली जाति का हिंदू तबका था उनको दिया, बैंकिंग को का राष्ट्रीयकरण किया, इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण किया। इसमें हज़ारों लाखों लोगों को, और ख़ास करके जो वंचित तबके थे या निचली जातियाँ थी, उनको हज़ारों लाखों लोगों को नौकरियां लगी। वे लोग शिक्षा जो ले रहे थे, शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा से जुड़े। तो ये डर था, अब ऐसा ना हो। ये डर किनको था? उन नवाबों का था जो अफीम खा के, गांजा खा के, चरस पी के महिलाओं का शोषण करते थे, बच्चियों का शोषण करते थे। उनको ये डर सताया कि अगर कल को ये भारत बन गया, एक देश इंडिया बना, और इसमें अगर ये समाजवादी विचारधारा आ गई, तो भैया हमारी तो अय्याशी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने एक पार्टी बनाई, मुस्लिम लीग। लेकिन खाली पार्टी बनाने से लोगों का तो समर्थन नहीं मिलेगा ना, बाकी मुसलमानों का समर्थन नहीं मिलेगा। तो जो मुसलमान का आप समर्थन चाहिए अलग देश बनाने के लिए, उसको कैसे काबू में करें? क्योंकि सदियों से तो आपने उसका शोषण किया हुआ था। आपने मुसलमान का भी शोषण किया था, हिंदू का भी शोषण किया हुआ था, और आप कमज़ोर थे, इसलिए अंग्रेज आके यहाँ पर काबिज हो गए। तो इन्होंने जो है ना शगुफा छेड़ा धर्म का। अब इनसे पूछो कि भैया तुमने उस समय धर्म का जो शगुफा छेड़ा, तो अंग्रेजों के आने से पहले जिन लोगों का राज चल रहा था उनका कौन सा धर्म था? वही धर्म था जिस धर्म का इन्होंने सहारा लिया। क्या उस धर्म के भीतर इन पे कुछ हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी कुछ? क्या उस धर्म के भीतर रहते हुए कोई इनमें कमी हो रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ जो रजवाड़े थे, जो नवाब थे, राजा थे पुराने, मुगल थे उसमें खास करके, उनको क्योंकि अपने आप को बचाना था तो उन्होंने ये धर्म का सहारा लिया। और फिर जैसे कि हिंदू हमारे साथ छुआछूत करते हैं, या आने वाले भारत में हमारे साथ कुछ नहीं होगा, इंडिया अगर बन गया तो हमें ये कर देगा, वो करेगा, ये ऐसा इन्होंने रोना, अपने लोगों को डराना शुरू कर दिया। अब आम आदमी ना, उसको इतिहास तो पता होता नहीं है, वो इतना पढ़ता लिखता भी नहीं है, वो दूर की नहीं सोचता, वो अभी की सोचता है, वो अपने पेट की रोटी की सोचता है। इस पे मैं आऊँगा। आज के समय में जो भारत में भी सोच चल रही है, पाकिस्तान में भी सोच चल रही है, तो वो डर गया, डर के मारे हो गया।
हमने भारत में भी देखा है कि धर्म के नाम पे कैसे सत्ता पे काबिज हुआ जाता है, धर्म कैसे लोगों को अंधा कर देता है। हमने भारत में भी देखा है, ये हमने हिंदू धर्म में भी देखा है। मुझे इस बात को कहने में कोई एतराज़ नहीं है, जो सच है वो सच है। लेकिन ऐसे इन्होंने लोगों को उकसाया और लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और इसके अंदर इनका साथ दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी रिसर्च है, और पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिन्ना एक नंबर का लालची आदमी था, अय्याश आदमी था। उसको पाकिस्तान का विभाजन होते होते भी अपनी प्रॉपर्टी की चिंता थी। जिन्ना कांग्रेस में आना चाहता था, लेकिन कांग्रेस के जो विचार थे ना, वो इतने, एक तो वो अडिग नहीं था, एक एक टिकता नहीं था वो, और उसका भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए उसे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में मुस्लिम तो नहीं आए। हमने देखा है, हमने तो भारत में पहला जो शिक्षा मंत्री है वही एक मुस्लिम को बनाया, और मुस्लिम्स की एक अच्छी खासी लॉबी नेताओं की तो कांग्रेस के साथ थी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो मुस्लिम बेवकूफ़ थे और यही अकेला समझदार आदमी था, नहीं। इसका अपना मतलब था, क्योंकि इसे मोटी तनख्वाह मिल रही थी उन नवाबों से, क्योंकि वो नवाब चाहते थे कि हम इस देश का हिस्सा ना बने। अब अगर क्या वो खाली इस्लाम के नाम पे बात कर रहे थे, बड़ी मज़ेदार बात है, इस तथ्य को समझिए कि अगर उनको इस्लाम का ही राज लेके आना था, तो वो हिंदू राजाओं को क्यों अपने में शामिल कर रहे थे, और यहाँ तक कि बीकानेर का राजा था उनके साथ जाने को तैयार भी हो गया था। वो हिंदू राजाओं को भी यही लालच दे रहे थे कि भैया अगर इंडिया बन गया तो तुम्हारी सारी ज़मीनें ले लेंगे, सारी रियासत ले लेंगे, सब कुछ तुमको एकदम साम्यवाद आ जाएगा। उनको ये डर था कि साम्यवाद आ जाएगा, कम्युनिज्म आ जाएगा, या उस कम्युनिज्म के अंदर सरकार जो नहीं बनेगी वो कम्युनिस्ट विचारधारा की बनेगी। क्योंकि उस समय कम्युनिज्म साम्यवाद बहुत चल रहा था। रूस एक बहुत बड़ा उदाहरण था। नेहरू जी भी एक मीटिंग करके आए थे वहाँ पर, और उन्होंने जो भाषण दिया था वो साम्यवाद के पक्ष में ही दिया था उन्होंने। तो ये उनको डर था। तो उनका अगर मकसद खाली मुसलमान धर्म का मतलब होता, अगर उनका खाली मकसद, तो हिंदू राजाओं को क्यों लालच दे रहे थे। तो ये जो बात है ये बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं कि पाकिस्तान जो बना है ना वो धर्म के लिए बना है। पाकिस्तान बना है उन नवाबों के लालच के लिए जो वो बरसों से कर रहे थे। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया हम तो सेक्युलर रहेंगे, तो हिंदू यहाँ रह सकते हैं जो रहे। अब बात ये, जब उन्होंने कहा कि हिंदू यहाँ रह सकते हैं, यहाँ रहे, तो लगभग 23% आबादी थी, सबको उन्होंने फिर मारना शुरू कर दिया। और भगा क्यों दिया, मतलब पाकिस्तान बनने तक ये भरोसा देते रहे कि हिंदू यहाँ रह सकते हैं, और जैसे ही पाकिस्तान बन गया ऑन पेपर, ब्रिटिश लोगों ने कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे हिंदुओं को वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मकसद, वो लालची लोग थे जिन्होंने बनाया, उनका मकसद था कि प्रॉपर्टी, हमने तो यहाँ से नहीं भगाया ना मुसलमानों को, हमने क्या दिया भाई, चलो ठीक है जो है सो है। हाँ, जब वहाँ पर हिंदुओं को साथ अत्याचार हुआ तो यहाँ पर कुछ उसकी प्रक्रिया हुई। तो क्योंकि उनका मकसद ही लालच था, तो इन्होंने इसलिए वहाँ से हिंदुओं को भगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ के हिंदुओं के पास ज़मीनें अच्छी थी, व्यापार अच्छे थे, बड़े बड़े सिनेमा हॉल थे हिंदुओं के। हिंदू जो है वो मोटा पैसा देते थे। इस मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, इसके नेताओं को हिंदुओं ने कर्जा दिया हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, उनको भगाया और उनकी जो बही खाते थे वो जला दिए, ताकि इनको कर्जा ना देना पड़े वापस। और उनकी जो संपत्ति थी हिंदुओं की, वो तो इन्होंने जब्त करी करी, भारत से और पैसे ले लिए विभाजन के टाइम पे, कि हमें देश चलाने के लिए पैसे नहीं है। अब भारत के जो अंदर जो मुस्लिम थे, अब जब उन पे अत्याचार होने लगे, क्योंकि अत्याचार क्या, एक प्रक्रिया होने लगी, या वो पिटने लगे यहाँ पर उनकी, क्योंकि ये लोग वहाँ पर ऐसा हिंदुओं के साथ कर रहे थे। और जब यहाँ से जब मुस्लिम जब जाने लगे, तो इन्होंने क्या कह दिया कि भाई हम तो सेक्युलर स्टेट है, ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ हिंदुओं को रखेंगे। और ऐसे करके यहाँ मामला शांत हो गया, यहाँ जो मुस्लिम यहीं रह गए। लेकिन उनके सिर पर एक डर का साया छोड़ दिया। अगर इनको इतना मुस्लिम्स की थी, तो 1/3 ज़मीन इन्होंने भारत की ले ली थी, तो ये सारे मुस्लिम्स को ले सकते थे, तब भी इन्होंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इनका मकसद, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम वहाँ जाने चाहिए या ऐसा करते,
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, भैया हम तो सबको भाई बहन मानते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, हिंदुओं का उदाहरण देके कहा कि अगर हम सिर्फ छुआछूत के नाम पे अगर हिंदू आपस में लड़ने लग गए और अलग अलग देश मांगने लग गए, तो इस जमीन में हमें 6,500 बंटवारे करने पड़ेंगे, 6,500 देश बनाने पड़ेंगे। तो ऐसा नमूना तो हम नहीं बन सकते ना। तो ना हमें कोई मुसलमानों से कोई समस्या है, क्योंकि ये एक व्यवहारिक बात है। आज भारत और पाकिस्तान के अगर आप कोर्ट में जाएं, वहाँ के मुकदमे देखें, तो ज़्यादातर मुकदमे भाई भाई के बीच में हैं, पति पत्नी के बीच में हैं। मतलब एक खून के रिश्ते में भी आपको इतने मुकदमे मिलेंगे, कचहरियाँ भरी पड़ी हैं। तो काहे का धर्म, काहे का हिंदू और काहे का मुसलमान और काहे का कोई और। तो मैं तो ये बात बकवास की मानता हूँ। सबसे पहला इंसान को धोखा देता है वो जो उसके सबसे करीब होता है, क्योंकि उसी के पास सबसे ज़्यादा अवसर होते हैं धोखा देने के। मेरा जो तजुर्बा है वो बता रहा हूँ आपको। दूसरा उसको धोखा देता है उसके परिवार वाला, कोई और जो उसके सबसे करीब से थोड़ा सा दूर, उसका बेटा, उसका भाई, ऐसा। तीसरा धोखा मिलता है उसको अपने खानदान वाला, चाचा ताऊ से। चौथा उसे धोखा मिलता है अपनी जात वाले से। पांचवा धोखा मिलता है अपने धर्म वाले से। और छठे नंबर पे जो धोखा देने वाला, जो लाइन लगा के खड़े होते धोखा देने वाले, वो होता है अपने देश वाला। मैं बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ। इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण दे तो, जब मुगलों के ही एक सेनापति ने और हिंदू एक सेठ ने मिलके अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव से सेटिंग करी कि बंगाल का जो एक नवाब था, बहुत शरारती नवाब था, मुगलों का बचा हुआ था शेष, सिराजुद्दौला। बहुत शरारती था वो, बहुत औरतों को नहाती हुई को उठा लेता था। बड़ी शरारतें थी उसके अंदर कि इसको हटाएंगे। आई थिंक मीर जाफर था एक, जो उसका सेनापति था, मुझे नाम याद नहीं है। एक जगत सेठ था कोई, बड़ा हिंदू व्यापारी था, हिंदू या जैन ही हो सकता है वो। इन्होंने मिलकर सेटिंग करी रॉबर्ट क्लाइव से। अब रॉबर्ट क्लाइव को तो बदनाम किया जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को मारा, ये किया। अरे भाई, रॉबर्ट क्लाइव तो भारत में जो था ना, अंग्रेजों का जो अफसर था, वो जो भारत के अंदर जो फैक्ट्रियाँ थी अंग्रेजों की, उनको फ्रांसीसियों से बचाने के लिए था। क्योंकि फ्रांसीसी भी भारत में थे, इनकी आपस में फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई हो रही थी। उसको तो इन्होंने अपने साथ सेटिंग करी, और सेटिंग करके जो है ना, फिर इन्होंने सिराजुद्दौला को हराया। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये आपस में डरे हुए थे, ये क्लाइव को अप्रोच नहीं कर रहे थे। मतलब इन्होंने सेटिंग तो कर ली कि भैया तू सेना लेके आजा, क्लाइव को बोल दिया। तो एक देखिए, अब यहाँ पे धोखेबाज कौन हुआ। बाहर वाला जो था ना क्लाइव, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि बाहर वाला जो था, वो तो सेना लेके आ गया लड़ने के लिए सिराजुद्दौला से। लेकिन ये जो अंदर वाले थे ना, ये नहीं आ रहे थे उसके पास। तो बाहर वाले पे तो इतना धोखा नहीं, धोखा इनके अंदर से हो रहा था। तो ये बात सब लोगों को समझने की है, कहीं के भी लोग सुन रहे हो। तो इसलिए मैंने कहा, धर्म 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 घुसा घुसा के, धर्म घुसा घुसा के, व्यवहारिकता जो होती है ना, वो व्यवहारिकता ये होती है। और व्यवहारिकता रिश्तों से आते हैं। व्यवहारिकता ये होती है, भैया आपने जीवन कैसे जीना है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी शिक्षा लो, सबसे अच्छी बात करो, मिलजुल के रहो। और जिसमें व्यवहारिकता है, तो देखिए यूरोप की तरह होना चाहिए कि सरहदें ना रहे, आराम से इधर जाओ उधर जाओ। तो खैर, इन इन बदमाश नवाबों की अय्याशी की वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और उसके बाद भी हमारे और पाकिस्तान के बॉर्डर खुले थे। पाकिस्तान से यहाँ के लोग फिल्म देख के चले जाते थे। लेकिन जब वियतनाम की युद्ध हुआ अमेरिका से, तो उसमें पाकिस्तान को बड़े ऑर्डर मिले, कपड़े के सप्लाई के, जूट के बैग, खाने का सामान, चावल खास करके पहुंचाना। उससे पाकिस्तान के पास धन आया, और वो धन आते ही पाकिस्तान ने भारत पे अटैक कर दिया। अब वो क्यों कर दिया? अगर उनको अपने लिए स्पेशल जगह चाहिए थी। अच्छा, इससे पहले एक और अटैक किया 47 में। इन्होंने संधि कर ली, एक साइन किया एग्रीमेंट कि ये और भारत कश्मीर में नहीं घुसेंगे। कश्मीर के राजा का तय नहीं था कि वो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए।
लेकिन वो अंततः भारत में आए क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने उन पर अटैक कर दिया। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान ने वहीं से जो है ना भारत के ऊपर अटैक करना 47 में मोहम्मद अली जिन्ना के जीते जी कर दिया था। क्योंकि जिन्ना की प्रॉपर्टी बाग थे, जिन्ना ने बाग खरीदे हुए थे पाकिस्तान में। जिन्ना को वो अपने बाग चाहिए थे कि भैया वो बाग कहीं इंडिया में ना छूट जाए, क्योंकि उस समय प्रॉपर्टी के रेट भी गिरे हुए थे। और अगर थोड़ा टाइम होता तो वो दुश्मन प्रॉपर्टी डिक्लेयर होके इंडिया ले लेता। हालांकि उनकी खुद मौत हो गई और वो पता नहीं अब कहाँ जाकर वो बाग के सेब खा रहे होंगे। लेकिन पाकिस्तान की जनता आवाम पे तो उन्होंने एक, पाकिस्तान के की तारीख पर तो उन्होंने एक काला बदनुमा दाग लगा ही दिया अपने स्वार्थ को लेकर। अब उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया 47 में, और वो नैरेटिव उन्होंने एक और सेट किया। बड़ी मज़ेदार बात है कि एक तरफ तो उन्होंने कह दिया, जब यहाँ से सब मुस्लिम वहाँ जा रहे थे तो उन्होंने कह दिया नहीं नहीं हम तो सेक्युलर हैं, हम भी सेक्युलर तुम भी सेक्युलर, ताकि जो मुस्लिम है ना वो भारत के भारत में रह जाए। ऐसा करके एक नैरेटिव सेट किया, उन बेचारों को यहीं छोड़ दिया। और फिर दूसरा नैरेटिव वहाँ सेट किया गया कि एक दिन हम गजवाए हिंद करेंगे, मतलब भारत को जीतेंगे। और फिर जिनको छोड़ गए पीछे, उन्हें कहते हैं उन्हें कहते हैं कि हम भारत को जिस दिन जीत लेंगे तुम हमारा साथ देना, फिर हमारा पुराना जो है ना काल वापस लौट आएगा। अब इनका पुराना काल क्या था? कौन किसका? मराठों के रहमो करम पर पड़े हुए थे, पेशवाओं के रहमो करम पे पड़े हुए थे, राजपूतों के रहमो करम पर पड़े हुए थे। इन्होंने एक बड़ी सेना रखी हुई थी, लेकिन सरदार तो जो थे वो ज़्यादातर हिंदू सरदार थे। एक था मोहम्मद शाह रंगीला, मुगलों का राजा, उसकी इतिहास पढ़ो। एक से एक मुगलों के जो एक से एक राजाओं का इतिहास आप पढ़ोगे तो यही पता लगेगा, ज़्यादातर ये डूबे इसलिए क्योंकि ये अय्याशी में डूबे हुए थे। हिंदू राजा भी कई थे डूबे हुए अय्याशी में। एक नवाब था, वो छोटी बच्चियों को नग्न अवस्था में रखता था पानी वानी पिलाने के लिए। कभी भी इन्होंने हिंदुओं के अंदर जो धार्मिक भेदभाव था, जो ये कहते हैं कि भाई हिंदू हमसे भेदभाव करते हैं, अब इनके मुगलों ने कभी भी भेदभाव को ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं करी। और हिंदुओं से ये इतनी दुश्मनी करते थे कि इनकी रानियां हिंदू थी, और हर चीज़ ये हिंदू ज्योतिष से पूछ के करते थे। ये खुद ज्योतिष मानते थे और स्पेशल मकान बनाते थे हिंदू ज्योतिष के लिए। और इनका इतना प्यार था हिंदुओं से कि कुछ हिंदुओं ने तो इनके लिए ग्रंथ भी लिखे। जो नौ रत्न होते हैं अकबर के, वो नौ के नौ हिंदू थे। वो बीरबल, तानसेन, ये सारे नाम लगते हैं, सेन है वो, तानसेन नाम उनका कुछ और होगा। ज़्यादातर सब हिंदू थे इनके। नौ रत्न अकबर के हिंदू थे। कौन से हिंदुओं से इनको समस्या थी? राज है ये हिंदू। तो किस हालात में ये थे हिंदुओं के साथ? हिंदू इनके सलाहकार थे, हिंदू इनकी सेना को संभाल रहे थे। दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन हिंदू पॉपुलेशन, पूरी तरह से वो हिंदुओं के ऊपर आश्रित थे। व्यापार भी सबसे ज़्यादा हिंदुओं के हाथों में था। पैसे का लेन देन सारा हिंदू सेठ, जैनी और बनिया जातिगत रूप से कभी भी उनसे मुसलमानों ने व्यापार की शक्ति नहीं छीनी। जातिगत रूप से ब्राह्मणों से कभी भी उन्होंने शिक्षा की और एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति नहीं छीनी। ना क्षत्रियों से उन्होंने कभी भी शक्ति नहीं छीनी सेना की। अंग्रेजों के आने तक जितने भी राजपूत थे वो पूरे राजपूत थे। और वो पूरे राजपूत थे तो वो अपनी सर्विस किसको दे रहे थे? अपनी सेवा सब मुगलों को दे रहे थे। पेशवा, मराठा, सब मुगलों को अपनी सेवा दे रहे थे। दो चार मुगल थे, मजबूत हो गए थे, तो इतना वो रखते थे कि भाई वो क्या करते थे, चार पांच मुगल थे, जैसे एक दिल्ली का हो गया, एक निज़ाम हो गया, तो ये सारे मिलके इनकी जो कंबाइंड फोर्स थी ना वो कंबाइंड फोर्स कर लेते थे। इनकी कंबाइंड फोर्स की वजह से जो हिंदू राजा थे वो डरते थे। और वो जैसे हमने देखा
कि जो 1699 में जब खालसा बना, खालसा पंथ की स्थापना हुई, तो जब साहब गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से लड़ रहे थे तो उनके विरुद्ध कौन आया? कोई पहाड़ी हिंदू राजपूत राजा, वो उनके विरुद्ध आ गए। तांत्या तोपे, मैं उसे इतिहास का, वो एक ब्राह्मण था, तांत्या तोपे, पेशवाई ब्राह्मण। हालांकि पेशवाई ब्राह्मण से बहुत शिकायतें हैं, बहुत लोगों को है, लेकिन तांत्या तोपे एक ऐसा हिंदू ब्राह्मण था जो कि भारत इतिहास का एक बहुत बड़ा हीरो है। लेकिन जब वो हीरो मिल के राजपूत रियासतों में घूम रहा था और सबको एक करने की कोशिश कर रहा था, वो पकड़ा गया। उसे पकड़वा के उसको छुड़वाया भी नहीं, उसको मरने दिया, उसको मार दिया गया। राजपूत राजा मजबूत थे, चाहते तो वो उसे छुड़वा सकते थे। तो इस ऐतिहासिक पहलू में आपको क्या लगता है, जो पाकिस्तान बनाना चाहते थे उनकी शिकायतें वाजिब थी? क्या ऐसे मिली जुली संस्कृति जब हो चुकी थी, उसमें अगर पूरा भारत एक बनता तो क्या शिकायतें बाकी रहती? लेकिन नहीं, क्योंकि नवाबों को अय्याशी करनी थी तो पाकिस्तान बनाना था। तो जब इनके पास वियतनाम युद्ध से पैसा आया तो इन्होंने हम पे अटैक कर दिया। अब उसमें तो चलो हमारा समझौता हो गया। पहले इन्होंने कश्मीर में अटैक किया, फिर उस समय किया, उस 65 के बाद हमारी जो बॉर्डर थी ना वो टाइट हो गई। 65 में भी इनकी हिमाकत इसलिए हुई क्योंकि चीन ने 62 में किया, वहाँ हमें समझौते ऐसे करने पड़े क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि चीन हमारे साथ धोखा करेगा। अब कुछ लोग इसमें भारत को कमज़ोर कहते हैं, लेकिन आप देखिए, हम तो चीन से दूर हैं, जो चीन के एकदम पड़ोसी थे और जिन्होंने चीन का संरक्षण लिया हुआ था, और संरक्षण की शर्त थी कि आप हमारा संरक्षण करेंगे लेकिन आप कभी भी हम पे आधिपत्य नहीं करेंगे, वो तिब्बत। चीन ने तो उनको ही धोखा दे दिया, तो हम तो दूर के थे, हमें तो धोखा देना बात की बात है। तो चीन तो धोखाबाज बन गया था। और चीन के पीछे जो है ना, ये सारे जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी, 5 शक्तियाँ, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और ब्रिटेन, ये पांचों चीन के पीछे थी। इसीलिए जो चीन जब बना है ना, चीन इन्हीं देशों का और यूरोप का कारखाना बनाया इन्होंने चीन को। इन्होंने चीन अब चीन को पहले तो कब्जा किया, बाद में अलग तरह से इस्तेमाल किया, क्योंकि ये देश जान चुके थे कि आधुनिक स्वचालित मशीनी उत्पादन व्यवस्था में यदि हम अपने देशों में करेंगे, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि उत्पादन अत्यधिक होता है। तो ये कारखाने इन्होंने सेट कर दिए, चेंज कर दिए चीन, भारत, वियतनाम जैसे देशों में। इन कारखानों की, इन उत्पादनों की वजह से ही यहाँ की पॉपुलेशन, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई। ये एक अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आप, मेरी एक पुस्तक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। एनीवे, तो चीन ने हम पे कब्जा कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने किया, और उसके बाद हमारे और पाकिस्तान के बॉर्डर ज़्यादा टाइट हो गए। फिर भी हमें लगा पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। अब जो पाकिस्तान का हिस्सा था, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहाँ पर चुनाव हुए, और उन चुनावों के अंदर 162 में से 160 सीटें, मतलब वहाँ भी हुए और इस पाकिस्तान में हुए। ये पाकिस्तान हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, वो हो गया आपका पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान में 162 में से 160 सीटें जो वहाँ की पार्टी थी उनको मिल गई, बंगाली मुसलमानों की जो पार्टी थी, और यहाँ भी उनको सीटें मिली। तो वो लोग मेजोरिटी में आ गए, तो सरकार उनको बनानी थी। जब उनको सरकार बनानी थी तो ये जो पाकिस्तान वाले मुसलमान हैं, और इनके अंदर भी जो पंजाबी मुसलमान है ना, जो पंजाबी मुसलमान है, वो उतना ही ज़्यादा रेसिस्ट है, नस्लवादी है, जितना कोई और दूसरा नस्लवादी होता है। ये पंजाबी जो है ना वहाँ के, पाकिस्तान के, इसमें कुछ कश्मीरी भी शामिल है, कुछ पाकिस्तानी पंजाबी भी शामिल है। ये अपने आप को तो गोरा मानते हैं। इनके नैन नक्श थोड़े यूरोप के लोगों से मिलते हैं। तो ये बाकी क्षेत्र के लोगों से, सिंध के लोग हो गए, बलूचिस्तान के लोग हो गए,
और भारत के जो लोग हो गए, और जो बांग्लादेश जब बना है, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, उन सबसे ना रंग के आधार पे कि हम गोरे हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, नैन नक्शों के आधार पे कि तुम्हारी तो चौड़ी नाक है, हमारी तो पतली है, तो पतली होना श्रेष्ठ है। वो अपने यूरोपियन फीचर्स के आधार पे ये सोचते हैं कि इनको राज करना है, और वो उसको जो है ना ये नीचा मानते हैं, उन बाकियों को अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं। आज भी जितने भी ये इनकी सेना में और इनके जो भी ये जो नेता है ना, सब पंजाबी है, बेसिकली पंजाबी है। इस बात को समझने की जरूरत है। पाकिस्तानी है और वो सब बेकार की बात है, मुसलमान या पाकिस्तान, इनकी जो नस्ली तौर पे ये पाकिस्तानी लोग पंजाबी लोग हैं, नस्ली तौर पे पंजाबी है, कश्मीरी है, नस्ली तौर पे। तो वहां पर इन्होंने अपनी सेना भेजी, और सेना भेज के मारकाट शुरू करी, बांग्लादेश के मुसलमानों को मारना शुरू किया। अब फिर बांग्लादेश आया भारत की शरण में कि भाई हमें बचाओ। तो भारत की तरफ से इस मिशन के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब वो गए, और उनके ऊपर मैंने एक कार्यक्रम बनाया, वो बहुत बहुत ही बढ़िया है, उस कार्यक्रम को जरूर देखिए। तो जैकब साहब गए, और 6 महीने का उन्होंने टाइम मांगा, सरकार चाहती थी जल्दी, लेकिन उन्होंने 6 महीने का टाइम मांगा। इस बीच उन्होंने वहाँ के बांग्लादेश के जो मुसलमान थे उनको ट्रेन किया, मुक्ति वाहिनी उनकी संस्था थी, मुक्ति वाहिनी के लोगों को ट्रेन किया, और एक अंतरिम सरकार स्थापित कर दी बांग्लादेश की। और फिर वहाँ पर युद्ध हुआ। तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को सेना जो मिली थी ना, वो उसके क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के हिसाब से तो ज़्यादा मिली थी, लेकिन उसको एक और चीज़ मिली थी। पाकिस्तान क्यों बना? फिर ये प्रश्न होता है, किसका बड़ा फायदा था? तो इसके 2-3 सिद्धांत हैं जो डॉक्यूमेंट के आधार पर है। एक तो अंग्रेज चाहते नहीं थे कि भारत जैसा कोई देश इतना बड़ा हो जिसकी सरहदें सीधा ईरान से लगे, क्योंकि बलूचिस्तान ईरान से लगता है। तो अंग्रेजों को ये डर था, क्योंकि अभी तक भी पूरी अर्थव्यवस्था जो है ना उसमें बहुत बड़ा हिस्सा तेल का है, और भारत की क्योंकि फौज बहुत बड़ी थी, हमारे 10 लाख सैनिक गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, और हर महीने 50,000 की भर्ती होती थी। प्रथम विश्व युद्ध में भी हम गए, उससे पहले आ जाए। अब आप लोगों को ये बात सुन के बड़ी ताज्जुब होगा, अंग्रेजों की सेना जब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में आई थी तो उसका आकार बहुत कम था। एक तो मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, ये गलत बताया जाता है। आई थिंक मीर जाफर जो मैंने नाम बताया, हो सकता है नाम चेक कर लीजिएगा इतिहास में, कि सिराजुद्दौला का सेना नायक कौन था, सेनापति वजीर सेनापति कौन था। एक तो वो था, और एक और जगत सेठ था, मानिक चंद था आई थिंक उसका नाम, नाम मुझे याद नहीं है। मतलब एक हिंदू था या जैन था और एक मुसलमान था। उन्होंने अप्रोच किया था रॉबर्ट क्लाइव को। और ये जो तथ्य है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि जब सिराजुद्दौला को इन्होंने हराया तो इसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बड़ा ही गुस्सा हुआ, और रॉबर्ट क्लाइव को बहुत कोसा गया, क्योंकि उनका जो मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भारत में सरकार स्थापित नहीं करना था, उनका मकसद था कि व्यवसाय करे। तो उस समय भी असल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सेना कम थी। अब उसके बाद हुआ क्या, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत भारत के लोगों ने देख ली, तो ये जो भारत के लोग थे, हिंदू खास करके, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंसर बन गए। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर अपनी फौज बढ़ानी शुरू कर दी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो जो उसके फाइनेंसर बने, बेसिकली वो कर्ज पे पैसा देते थे भारत के। हिंदू भी देते थे, हिंदू का मुझे पता है, मुस्लिम्स का मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो भी देते हो, क्योंकि वो भी पैसे वाले हो।
तो ऐसे करके जो है ना, इनकी जो सेना थी उसका आकार बढ़ता गया, क्योंकि कई चीज़ों के उत्पादन थे जो इनके कार्य क्षेत्र में थे। दूसरा ये, क्योंकि जहाजी व्यापार इनके हाथ में था, तो ये अच्छा अ, क्या कहते हैं उसे, ब्याज ब्याज अच्छा हिंदुओं को, यहाँ के व्यापारियों को दे रहे थे। तो ऐसे ही अंग्रेजों की जो सेना है ना, वो भी उस समय से हमारे द्वारा, भारत के लोगों द्वारा, सब हिंदू और मुसलमानों द्वारा बढ़नी शुरू हुई। तो ये चलता रहा, और यही प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अभी बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूँ कि अभी हाल ही में जो अंतिम दौरा था मोदी जी का, उस दौरे से पहले अमेरिका ने भारत के और कई देशों के लोगों को अपने देश से निकाला दिया था, डिपोर्ट किया था। और भारत के लोग जब हथकड़ियों में आए थे, मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाया था, और यही कहा था कि जब हमने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों सैनिक अपने दिए, लाखों ने, भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। प्रथम विश्व युद्ध के तो 70,000 फौजी, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब शामिल होंगे, 70,000 लोगों का नाम दिल्ली के इंडिया गेट पे गुदा हुआ है। तो मोदी जी के साथ भी इस तरह का समझौता हुआ कि भाई अगर युद्ध क्षेत्र में जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जाएंगे। तो मैंने ये कहा कि अगर अमेरिका सिर्फ 35 करोड़ जनसंख्या होने पर भी हमारे अगर कुछ लोगों को नहीं रख सकता और उनको हथकड़ियों में डाल के भेजता है, तो हम क्यों उनके लिए युद्ध लड़ें। लेकिन हमने उनके लिए युद्ध लड़ा है, कि एक सत्य था। तो उनको डर था अंग्रेजों को कि भाई ये जो इनकी सेना है, ये देखिए भारत के लोग ना एक हो जाते हैं। और ये मैं भारत की बात नहीं कर रहा, भारत बांग्लादेश पाकिस्तान, आप देखिएगा कि ये कभी भी कोई ऐसा कोई संकट होगा तो ये एक होंगे। सियासतदार ना होने दें, वो एक अलग बात है। मैं आज की स्थिति में भी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे देश पे तो भरोसा है कि मेरे देश की सोच हमेशा क्या रही है। लेकिन आज की स्थिति पे भी मैं बोलूँगा, और मेरा कड़ा रुख है, क्योंकि अभी मेरा देश भारत है और मैं भारत की ही बात करूँ। तो अंग्रेजों को, मैंने कहा कि जो पाकिस्तान बात हो रही थी कि भाई पाकिस्तान जो बना, इनके कई कारण तो मैंने आपको शुरुआत में बनाए। तो एक कारण इनका ये था कि अंग्रेजों को डर था कि अगर ये इतना बड़ा भारत छोड़ेंगे, जिसमें आज का पाकिस्तान, हो सकता है बर्मा भी आ जाता, हो सकता है श्रीलंका और नेपाल भी चाहता था आने में, और पाकिस्तान तो होता, हो सकता है अफगानिस्तान भी कहता भाई हमें भी ले लो अब साथ में, जो नई दुनिया बन रही है तुम्हारे साथ हम आ जाएं। तो ईरान और अरब तक जाना कोई भारत के लोगों के लिए मुश्किल नहीं था। ये अंग्रेजों को डर था। और हो सकता है वो हमें एक यूनाइटेड फ्रंट ऑफ साउथ साउथ एशिया बन जाता। और उनको हमसे भी डर था और उनको रशिया से भी डर था कि रशिया भी जो है ना वो आ सकता है, वो इस रास्ते आके वो तेल के कुओं में चला जाएगा, भारत पे आ जाएगा। ये वो अपना डर बता चुके थे कई सालों पहले। और मोहम्मद अली जिन्ना ने और ये मुस्लिम लीग के नेताओं ने, नवाबों ने, मैं तो इनको नवाब ही कहूँगा, सारे लियाकत अली खान वान, ये जितने भी, ये एक वो था वहाँ का था, बंगाल का जो ढाका वाला क्षेत्र है वहाँ का नवाब था, हारा हुआ नवाब था वो। सिराजुद्दौला की पांचवी या छठी औलाद था वो। सिराजुद्दौला बहुत नटोरियस, बहुत शरारती आदमी था, सबके साथ, हिंदुओं के साथ भी मुस्लिम के साथ भी। तो ये लोग गए, अंग्रेजों से मिले, और इन्होंने अंग्रेजों को ऑफर किया कि हमें आप एक अलग से देश दे दें, क्योंकि इनकी प्लानिंग थी नए भारत से अलग होने की। तो इन्होंने कहा जी आप हमें एक ऐसा देश दे दें, हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम आपका कंट्रोल रहेगा, सेना हमारे पास आप हमें दे दीजिए और हथियार दीजिए, तो हम ये रूस को भी रोकेंगे और भारत को भी रोकेंगे। तो ये इतने गद्दार लोग थे कि इन्होंने ऐसे करके अंग्रेजों को लालच दिया। और अंग्रेजों को क्या, अंग्रेजों को तो सिर्फ लालच चाहिए। आज भी जो अंग्रेजों की स्टेटमेंट आ रही है, अब वो जो ट्रंप ने दो पहले कहता है यस 1500 ईयर ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट, की 1500 साल पुराना, मतलब वो तब से ले रहा है कॉन्फ्लिक्ट को जब इस्लाम आया। तो क्या वो कॉन्फ्लिक्ट क्या भारत के अंदर ही था? कॉन्फ्लिक्ट क्या वो स्पेन में ही था?
यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो उसके अमेरिका में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर उस कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है तो वो अब फिर वो कहता है हाँ ये जो है ना सेंचुरी से है, सदियों से है। पहले कहता है दशकों से है भारत पाकिस्तान पे, कहता सदियों से। तो वो सीधा जो है ना भारत पाकिस्तान वो अंगोरा इतना चालू है कि वो आज भी जो है ना हिंदू मुस्लिम को एक नहीं होने देना चाहते। ये भारत के लोगों को इतनी इनकी कूटनीति समझ नहीं आती। तो अंग्रेजों को बात समझ में आ गई धीरे धीरे। ये बात अगले 20-25 साल में, ये 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, बंटवारा होने से पहले ये जिन्ना गया तो धीरे धीरे ये बात जो है ना अंग्रेजों को समझ में आने लग गई। तो उन्होंने भी बड़ी होशियारी दिखाई, दो जगह से तोड़ा, इधर के बॉर्डर से तोड़ दिया और यहाँ से भी तोड़ दिया। वो तो चाहते तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ हिस्सा नहीं आता, और यहाँ से तोड़ा क्योंकि यहाँ से भी वो कल को अटैक कर पाए। अभी भी अमेरिका एक द्वीप पे आंखें जड़ाए बैठा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये बांग्लादेश में जो हो रहा है ये भी अमेरिका की शय पर ही हो रहा है, इसका हाथ है पूरा। ये यहाँ का भी भला, अब इसने इस पे भी आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण कारण रहा। तो इसमें हुआ ये कि अब बात ये कि क्या ये खाली कारण है और इस कारण की पुष्टि क्या है। तो इस कारण की पुष्टि ये है कि बहुत से जो अंग्रेजी अफसर थे बंटवारे के समय, उन्होंने लेटर्स लिखे थे जिनका भारत से मतलब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश आज का पूरा उस समय का पूरा एरिया, वो जो कई साल से यहाँ सर्विस कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि ये देश बटे। और वो जानते थे कि ये जो देश है ना ये हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, क्योंकि उनके क्या यूरोप में क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए बंटवारे से पहले, दो बड़े बड़े विश्व युद्ध जिसमें करोड़ों यूरोपियन लोग ईसाई लोग मारे गए, वो तो ईसाइयों के बीच में हुआ। भारत में तो कोई युद्ध नहीं हुआ कि करोड़ों करोड़ों लोग आपस में मारे गए हों। तो वो अंग्रेजी अफसरों ने लिखे थे लेटर, लेटर लिख लिख के अपनी सरकार को भेजते कि ये बंटवारा ना हो पाए। और अंग्रेजी सरकार ने जो इनको रिप्लाई किए वो सारे अंग्रेजी सरकार ने जला दिए 47 के आसपास के, क्योंकि उनके ज़्यादातर जो ऑर्डर्स थे वो ये थे तुम पीछे हट जाओ। और उन्होंने क्या किया, इनको सपोर्ट किया, मुस्लिम्स को सपोर्ट किया कि ये अपनी तरफ से इनके जो नेता हैं उनके द्वारा हिंसा हो। आज ये जो बलूचिस्तान बात कर रहा है आज़ादी की, जब भारत से यहाँ पर ट्रेन आ रही थी, पाकिस्तान जब बना, जब वहाँ से यहाँ ट्रेनें आ रही थी हिंदुओं की, तो उनको स्टेशनों पर रोककर ये बलूच की ही फौज आती थी और उनको मार के चली जाती थी। और जो यहाँ से फिर यहाँ से जब यहाँ से भी मुस्लिम्स को मार के भेजना शुरू हुआ ट्रेन में, एक ट्रेन यहाँ से गई है, 3 ट्रेनें गई यहाँ से, तो फिर उसके बाद वो आने लगे उनकी सिक्योरिटी के लिए। अब ये बलूच अलग होना चाह रहे हैं क्योंकि बलूचों को इन्होंने इस्तेमाल किया, जैसे बांग्लादेश वाले बंगालियों को बंगाली मुसलमानों को इस्तेमाल किया, ऐसे बलूच मुसलमानों को, मैं मुसलमान आगे नहीं बोलूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, कि जैसे बंगाल के लोगों को इस्तेमाल किया ऐसे बलूचिस्तान के लोगों को इस्तेमाल किया नवाबों ने। इनके बच्चे पढ़ते हैं इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, और जो गरीब मुसलमान है उसको पढ़ता है मदरसे में, उसको कुरान की आयतें पढ़ाई जाती है। पढ़ना चाहिए, हर धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारा तो भारत में ये मानना है हर तरह का धर्म शास्त्र पढ़ो, जो चीज़ अच्छी हो उसको उठाओ और समाज के अंदर लगा दो। लेकिन हम भारत के अंदर एल्बर्ट आइंस्टीन भी पढ़ाते हैं, न्यूटन भी पढ़ाते हैं, क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज आधुनिक विज्ञान के हमारे यहाँ पर है। जिस कॉलेज में मैं पढ़ा, जाकिर हुसैन कॉलेज, जिसके ज़्यादातर प्रबंधक मुस्लिम्स हैं, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैंने दाखिला लिया तो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़कों के लिए साइकोलॉजी पढ़ने के लिए सिर्फ एक कॉलेज था और वो था जाकिर हुसैन कॉलेज। खैर, तो 71 में इस तरह से भारत, अब इनके जो प्लान थे पाकिस्तान के, वो एक तरफ तो थे कि भैया बांग्लादेश कब्जा करो और यहाँ से भारत में भी घुसो।
तो वो जो जैकब साहब थे फौज के, उन्होंने इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही, और उनकी बड़ी अच्छी कहानी है, आप जरूर मेरा दूसरा वीडियो देखिए, मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि वो एक यहूदी थे जिनका परिवार 200 साल पहले बगदाद से आया था, और हो सकता है कि वो वहाँ पर उनका कत्लेआम हो रहा हो या किसी भी कारण से आया हो। ज़्यादातर यहूदी मौत से बचने के लिए दूसरी जगह गए, तो उनके परिवार को यहाँ पर पनाह मिली। तो उनको आर्मी में रहते हुए, भारतीय सेना में रहते हुए दो बड़े बड़े ऑफर आए बिजनेस के, वो छोड़ के भी उन्होंने भारतीय सेना में इस देश की सेवा करी। और ये जो 71 में युद्ध हुआ, उससे कुछ समय पहले, उससे शायद 1-2 साल पहले उनकी पोस्टिंग थी जैसलमेर एरिया में। आज जिस समय मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, इस समय मौजूदा समय, जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया तब तक, तो उससे आधे घंटे पहले तक जैसलमेर में पाकिस्तान की तरफ से बम्बार्डिंग हो रही है, मिसाइलें छोड़ी जा रही है, ड्रोन आ रहे हैं। सीज फायर, युद्ध विराम का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, इस पे आएंगे। तो वहाँ पर जब वो जैसलमेर में थे, तो वहाँ पर उन्होंने, उनका दिमाग, क्योंकि वो आर्मी में पढ़ाते भी थे, तो उनका दिमाग और उनका दिल देखिए कि एक इंसान जिसको भारत में पनाह मिली, ये एक ऐसी ज़मीन पे पनाह मिली 200 साल पहले, वो कैसे अपनी उस ज़मीन को सुरक्षित करता है कि कल को मेरी ज़मीन बची रहे। इस ज़मीन जिसने 200 साल पहले मेरे परिवार को पनाह दी, वो जाकर जैसलमेर के बॉर्डर पे, जहाँ से पाकिस्तान की एंट्री हो सकती है, 4000 एंटी टैंक माइंस। आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी कि सुनील शेट्टी वो एक का किरदार एक निभाते हैं फौजी का, कि वो टैंक के नीचे माइन लेके चला जाता है। वो तो सत्य था, लेकिन पूरा सच था, लेकिन पूरा सच ये था कि उस क्षेत्र में असल में 4000 माइने, ये जो भारत के सपूत थे जैकब साहब, उन्होंने बिछा दी थी। तो जिसकी वजह से हुआ यूँ कि जब टैंक आए पाकिस्तान के, तो वहाँ अटक गए, और फिर अटकने की वजह से ना आगे हो पाए ना पीछे हो पाए, और एयरफोर्स ने फिर उनको आसानी से अपना टारगेट, अपना निशाना बना लिया। तो ये वॉर हमने जीती। ये वॉर जीतने के बाद, ये युद्ध जीतने के बाद भी, जब हमारे पास 93,000 सिपाही आ गए पाकिस्तान के, और उनकी ज़मीन भी हमारे पास आ गई, तो भी हमने उनके सिपाही भी दे दिए और उनकी ज़मीन भी दे दी। इतना दरिया दिली दिखाने के बाद भी हमें क्या मिला? इतना दरिया दिली दिखाने के बाद भी हमें मिला कि हमारे देश के अंदर, पंजाब में, आतंकवाद सिख लोगों को उकसाकर उन्होंने पैदा किया। पाकिस्तान में सिख युवाओं को भड़काया गया, भड़का के उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी गई, जिससे भारत के अंदर खालिस्तान की जो मूवमेंट थी, उसने हथियारों द्वारा अपनी बात कहनी शुरू कर दी, जिससे फिर लोगों का मरना शुरू हो गया। तो पाकिस्तान भारत को कैसे विभाजित करे, ये उनकी स्ट्रेटजी है, उनके नवाबों की। वो अय्याश नवाब, वो हरामखोर नवाब, जो अपनी प्रजा का, अपनी आवाम का सदियों से खून चूस चूस के मोटे हो रहे थे, उन नवाबों ने यहाँ पर ऐसे लोगों को भड़काना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से हमने एक सामंजस्य स्थापित किया और ये विश्वास दिलाया हमारे लोगों को कि भाई, आप क्यों पाकिस्तान के बहकावे में आते हो? ये पूरा भारत आप पंजाब कर रहे हो, पूरा भारत आपका, कहीं भी जाओ, कहीं भी व्यापार करो। आपको बताता हूँ कि अमरावती में गया था मैं 2010 में, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चलने वाला रेस्टोरेंट था, वो एक सिख का था। भारत के जहाँ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक सिख हैं, व्यापारी। भारत में जो टायर की दुकानें होती हैं, जो टायर के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कहते हैं कि कोई गैर सिख तो उस काम में घुस ही नहीं सकता। मुसलमान तो पंचर लगाएगा, सिख तो दुकानदार होगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, पूरा देश आपको मिलता है। यही बात कश्मीरियों के लिए है कि पूरा देश आपको मिल रहा है और आप खाली कश्मीर के लिए लड़वाया जा रहा है आपको। ऐसे ही उनको इन्होंने, पाकिस्तानियों ने किया। वो मामला सुधरा और सुधर रहा था, तो इन्होंने फिर कश्मीर के अंदर आतंकवाद शुरू कर दिया। वो बाबरी मस्जिद ढहाना एक दुखदाई चीज़ थी, जो नहीं होनी चाहिए थी भारत में।
लेकिन उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। वो हमारी अपनी कमजोरी थी, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठा के बॉम्ब ब्लास्ट किए। और तब से जो है ना आतंकवाद, फिर भारत, पहले तो कश्मीर के युवाओं को भड़काना शुरू किया, फिर भारत के युवाओं, बाकी राज्यों के युवाओं को भड़काना शुरू किया। उन सब पे हमने नियंत्रण पाया। अंततः हमारी सरकार ने कश्मीर की समस्या पर भी नियंत्रण पाया। लेकिन फिर इन्होंने 1999 में भारत पर फिर चढ़ाई करी। फिर 98 में हमने परवेज़ मुशर्रफ को भारत बुलाया। हमने रेल यात्रा शुरू करी, बस यात्रा शुरू करी। वाजपेयी जी ने समझौता एक्सप्रेस शुरू करी, उसमें शायद बम फोड़ दिए उन्होंने। परवेज़ मुशर्रफ को यहाँ बुलाया, बड़े प्यार से परवेज़ मुशर्रफ की खातिरदारी करी। और एक रिपोर्टर को वो कहते हैं कि आप क्या सोचते हो, इतना मतलब प्यार दे रहे हो, इतना खातिरदारी कर रहे हो, आप क्या सोचते हो कि मैं अपना पाकिस्तान का बेच के घर बार के भारत में आके बस जाऊं? ऐसा कोई देश प्रमुख ऐसी बात कहता है? इतनी बदतमीजी वाली बात। हमारे देश में आके हम प्यार दे रहे हैं और ये हमारे मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, और वो भी और कोई नहीं, वहीं का प्रधानमंत्री। तो ऐसे बदतमीज लोग वहाँ की सियासत में बैठे हुए हैं। तो वो भी 98 में तो हमने इनसे समझौते की कोशिश करी, वो हुआ नहीं, क्योंकि वो करेंगे नहीं। और फिर 99 में उल्टा उन्होंने अपनी सेना आगे बढ़ा दी। फिर एक युद्ध हुआ, भारत के सैनिक ज़्यादा मारे गए क्योंकि ये ऊपर से फायरिंग कर रहे थे। फिर भी हमने इनकी पोस्टिंग्स पे कब्जा किया, चीज़ें ली हमने। अब इनको बहुत राग है और इन्होंने फिर तब से मुंबई में अटैक किया। दिल्ली में एक ही दिन में 8 बम फोड़े। लोकल ट्रेन्स जो बॉम्बे की होती है खचाखच भरी हुई, एक एक बोगी में 200-200 लोग, 300-300 लोग भरे होते हैं। सोचिए 200-300 लोगों के बीच में बम फटता है, कितने लोगों के चिथड़े कहाँ उड़ते होंगे। ये है टेररिस्ट देश। अब ये जो देश है ना, इसके काम क्या है? पहली बात तो भारत के लोग ये बात दिमाग से निकाल दे कि इनका, क्योंकि इकोनॉमिक के आंकड़े के हिसाब से इनका आंकड़ा हमसे बहुत कम है। तो ये कोई कमज़ोर देश है, इनकी अर्थव्यवस्था नहीं है। देखिए ये जो आधुनिक अर्थशास्त्र इकोनॉमी चल रही है नंबर वाली, ये भरोसे लायक चीज़ नहीं है और ये सही रूप पेश नहीं करती है। असल बात यह है कि भारत और पाकिस्तान में ये फ़र्क है कि जितनी हमारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, उससे कम जनसंख्या पूरे पाकिस्तान की है। जितनी हमारी वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन है, उतनी बांग्लादेश की है। हमारे यहाँ पर तो बांग्लादेश के 5 करोड़ लोग आ गए, लेकिन ये 5 करोड़ लोग क्या पाकिस्तान लेगा अगर वो मुसलमानों का तरफदारी करता है? तो इन्होंने तो उनका ही उल्टा कत्लेआम किया, उनको मारा। उनको जब वो जीते इलेक्शन तो उनको आज़ादी नहीं दी। आज इनका बलूचिस्तान, जिसके साथ मिलके जो मैंने बताया इन्होंने किया, हिंदुओं को मारा। आज ये बलूचिस्तान के विरोध में आज बलूचियों को मार रहे हैं, तो बलूच इनके खिलाफ हो रहे हैं। बहुत जल्दी सिंध का राजा भी भारत से पनाह मांगेगा। 23% हिंदू थे, आज 2% रह गए होंगे पाकिस्तान में, या 1% होंगे, 2% होंगे। ये भी नहीं पता कि भारत में जो अब जो हिंदू हैं, जब जंग तो बढ़ेगी तो वो वहाँ पर रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। मैंने पहले जैसे वीडियो में कहा था कि अभी भी भारत में लगातार वहाँ से आ रहे हैं लोग, हिंदुओं की बहन बेटियों को उठा के ज़बरदस्ती अपने धर्म में ले आकर मुसलमान बनाकर उनसे शादी करते हैं, नहीं मानती तो मार देते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। तो शुरू से ही इन्होंने जो है ना, असली इतिहास नहीं बताकर एक वैशी इतिहास बताया है। असली इतिहास जो मैंने आपको बताया कि भाई ये तो इतने सेटिंग थी इनकी तो आपस में कि इन्होंने तो हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया और दूसरे मुसलमान राजा को मरवाया, मुसलमान राजा को मरवाया। राजपूत इनके सेनापति थे, ब्राह्मण इनकी कुंडली लिखते थे, हिंदू इनकी रानियां थी, पेशवा मराठा इनके सेना नायक थे और इनकी सेना को संभाल रहे थे। तो ये तो मिलकर राज कर रहे थे।
कोई सामाजिक बदलाव इन्होंने नहीं किए कि हिंदू नाराज होते। लेकिन अब ये हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने जो मोर्चा खोला है, असल में इन्होंने जो बहुत ही आधुनिक सिद्धांत है नफरत का, जो हिटलर ने पकड़ा यहूदियों के खिलाफ, वो इन्होंने पकड़ा एक्चुअली। और ये हिटलर ने तो पकड़ा, लेकिन ये यहूदियों के खिलाफ चल रहा था। तो ये लोग जो विदेश जा रहे थे ना, तो वहाँ पर यूरोप अमेरिका में देखते थे कि भैया एक संप्रदाय के खिलाफ नफरत, और खास करके यहूदियों के खिलाफ नफरत होती है। ये इन्होंने पकड़ा और हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करनी शुरू कर दी। एक महिला थी जो भारत में बंटवारे से जब मुस्लिम महिला जाने लगी, यहाँ से उनको निकाला गया हरियाणा की, तो वो कहती है कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा धर्म क्या है। मतलब आप पहले कोई ये टोपी, मुसलमानों वाली टोपी नहीं पहनते थे, सब ज़्यादातर पगड़ी पहनते थे। तो किसी का कोई धर्म का पता ही नहीं था, अपने अपने थोड़े काम होते थे। तो ये पाकिस्तान ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू किया, और उसकी नफरत से की वजह से डराना शुरू किया। और जैसे अपने लोगों को डराया, भारत के लोग भी डर गए, उनको भी डरा के रखा। तो ये जो आंकड़ों का मैंने बताया कि इकोनॉमी के हिसाब से हम लोग आंकड़े देखते हैं और कह देते हैं कि भैया पाकिस्तान एक कमज़ोर देश है, ऐसा नहीं है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के आंकड़े तो बड़े बेवकूफ़ी वाले होते हैं। वो तो भारत को चौथी अर्थव्यवस्था बताता है, और 100 करोड़ तो यहाँ गरीब हैं। अगर भारत की चौथी अर्थव्यवस्था है और 100 करोड़ यहाँ गरीब है, तो पाकिस्तान की अगर उन आंकड़ों में अर्थव्यवस्था खराब है, तो क्या वहाँ गरीब होंगे? नहीं, वहाँ उल्टा है। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था, क्योंकि मेरा अर्थव्यवस्था भी क्षेत्र है, से मैं काफ़ी आधुनिक अर्थव्यवस्था पे अध्ययन कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान की जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है, और इतना बड़ा देश है, क्षेत्रफल में इतना बड़ा है, पोर्ट है उनके पास जो पूरा भारत के मुकाबले वो ज़्यादा करीब है यूरोप के। खेती बहुत है, खाने की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कहाँ से गरीब हुआ? क्योंकि जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है ना, वहाँ पूरी पूरी है। आप आधुनिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि भैया वहाँ पर मेट्रो नहीं है, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये सारे तो भारत ने जैसे देशों ने कर्जे ले लेके किए, तो कर्जे हैं। ये अर्थव्यवस्था नहीं है, ये कर्जे की अर्थव्यवस्था है। दिस इज ए सिस्टम ऑफ क्रेडिट इकोनॉमी। ये क्रेडिट इकोनॉमी है कि वो जो आईएमएफ उसको पैसा दे देता है, या हमको पैसा दे देता है आईएमएफ, क्योंकि वो चाहते हैं कि इन देशों के को खाली करो, और खाली करने के बाद इनके संसाधनों पे कब्जे कर लो। तो वो तो दूसरी तरह की इकोनॉमी है। लेकिन मूल रूप से पाकिस्तान अर्थव्यवस्था अगर को समझने वाले समझें कि जो बेसिक अर्थव्यवस्था होती है ना, खाने पीने की, वो कोई कमी नहीं है। कपड़ा उत्पादन बहुत बड़ा है, खेती बहुत बड़ी है, क्षेत्रफल बहुत है, रहने की कोई कमी नहीं है। चंद पॉपुलेशन बहुत बड़े एरिया में, क्योंकि इन्होंने भारत का 1/3 हिस्सा ले लिया, थोड़ा सा बांग्लादेश में चला गया, वो एरिया बहुत है। और अब तो खनिज भी बहुत निकल रहे हैं। तो वो जो पैसा आईएमएफ से आता है, वो कहाँ जाता है? वो जाता है हथियार खरीदने में। अब वो गोरे चला गए, यहाँ पे कर्जा इनको देते हैं, आधा पैसा ये खर्च कर देते हैं हथियारों में, आधा पैसा अपनी पेट में, और जाते हैं लंदन में रहने के लिए। लंदन से बैठ के यहाँ की राजनीति चलाते हैं। इनके नीचे की जो लेयर है, वो आर्मी की लेयर है। आर्मी में क्योंकि जो पैसा आता है आर्मी में चला जाता है, तो आर्मी का कमांडर ऐसा होना चाहिए जो कि लपेट ले और सेट कर दे मामला। और जब ये बोले हाँ भाई चलो भाई, तो आर्मी वाला उनको आगे करे, ट्रेनिंग करे टेररिस्टों की। फिर पाकिस्तान की इकनॉमी जो कि काउंट ही नहीं होती, वो है ड्रग्स की इकनॉमी। पाकिस्तान ड्रग डीलर है दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन क्योंकि वो तो इकनॉमी में शामिल नहीं होते उसके गणना में, तो वो गिनती नहीं की जाती। फिर एक और इकोनॉमी जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी है, जिसकी गिनती नहीं की जाती, वो है न्यूक्लियर आर्म्स की सप्लाई, न्यूक्लियर मटेरियल की सप्लाई, परमाणु हथियारों की सप्लाई, परमाणु हथियारों को बनाने की तकनीक की सप्लाई, जो कि उसने नॉर्थ कोरिया को दी है। और बहुत सारे
आतंकवादी संगठनों को दिए, तो ये तो इकोनॉमी में काउंट ही नहीं होता ना, इसकी तो गिनती नहीं होती अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में। तो इससे क्या जीडीपी निकालोगे, पता ही नहीं आपको उसने कितने कितने हजारों करोड़ लाखों करोड़ की सप्लाई दे रहा है, कहाँ अफ्रीका के देशों में दे रहा है या यूरोप के ड्रग माफियाज को दे रहा है, और पूरा ड्रग का धंधा कर रहा है। आपने को पता है ना ड्रग्स कितनी महंगी होती है, हजारों हजारों किलो की, हजारों हजारों करोड़ की चंद किलो ड्रग्स होती है। और फिर टेररिज्म का धंधा, टेररिज्म के लिए उसके पास दूसरे देशों से पैसा आता है, ड्रग माफिया से पैसा आता है, उनको अपने सैनिक सप्लाई करता है, उनको अपने टेररिस्ट सप्लाई करता है। तो एक अलग तरह की एंटी एंटी एक क्रिमिनल कंट्री बन गया, एक आपराधिक देश बन गया। आपराधिक देश क्यों बना, क्योंकि बनाने वाले जो थे ना वो अपराधी थे, वो सारे नवाब, असल में जो नवाब थे वो अपराधी थे। ये जो रजवाड़े बनते हैं ये अपराधी होते हैं, अपराध से उठकर ही वो राजे रजवाड़े बादशाह वो ऐसे कैसे बनते हैं, वो सोसाइटी को, जिस सोसाइटी ने उन पर ट्रस्ट किया होता है, कबीले ने ट्रस्ट किया होता है, उस कबीले में मारकाट मचाते हैं, उन पे कब्जा करते हैं, फिर वहाँ से चार लोग मिला के दूसरे कबीलों को ऐसे करते करते एक क्षेत्र पे कब्जा करते हैं, फिर बाकी क्षेत्रों के लोगों को मारते हैं, तो अपराधी होते हैं, तो वो अपराधियों के हाथों में है। लगभग पूरी दुनिया इस अपराध वाली जो व्यवस्था थी मध्ययुगीन रजवाड़ों की, नवाबों की, किंग्स की, उससे निकल चुकी है, ये अभी भी वहीं अटके हुए हैं। तो ये जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है ना कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से, भैया ये अर्थव्यवस्था भी तो आप देखो पाकिस्तान की। दूसरा, सैन्य रूप से कोई कमजोर नहीं है, भारत के थोड़ी सी दूरी है वो, जबकि क्षेत्रफल में कम है, जनसंख्या में कम है। तो अब ये जो उसे आईएमएफ वाले पैसे देते हैं, ये लोग क्यों नहीं सोचते कि भैया हम कहाँ दे रहे हैं, कहाँ खर्चा हो रहा है। ये भी जैसे मैंने बताया कि इनका भी मकसद है, एक तो भारत को नियंत्रित रखना, कमजोर रखना, और ये जो पैसा देते हैं बैंक वाले, आईएमएफ वाले भी हो गए, और ये जो अमेरिका की सरकार में बैठे हुए, अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनकी कंपनियां हैं हथियारों की, और इन लोगों के ड्रग्स के काम भी होते हैं, मिले हुए होते हैं ये लोग, पूरी दुनिया में ये लोग मिलके माफिया चलाते हैं। तो इनको पाकिस्तान जैसा देश बहुत अच्छा लगता है, तो ये इसलिए हर जगह पे कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। तो कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक रास्ता है भारत पे कब्जा करने का, और इन लोगों के साथ मिलकर सेटिंग करके मौज उड़ाने का। अभी अमेरिका के एक प्रोफेसर कह रहे थे कि पाकिस्तान इसलिए आतंकवाद करता है क्योंकि वो छोटा देश है और वो कमज़ोर है। अब इस अमेरिकी विद्वान से पूछो कि पाकिस्तान ऐसा करता है तो क्या कोलंबिया, वेस्ट इंडीज जैसे छोटे छोटे देश के तुम्हारे यहाँ पे आतंकवाद करेंगे और लगातार करेंगे तो तुम चुप बैठोगे? मतलब अमेरिका जैसे देश में बैठ के उस गोरे की सोच ऐसी है, क्यों? कितनी वाहियात सोच है, सोचिए। और वो बोल कैसे देते हैं कि छोटा देश है तो डर के मारे, किस बात का डर? कभी भारत ने उस पर हमला नहीं किया, भारत ने कभी कब्जा नहीं किया, भारत को आतंकवाद नहीं करता, भारत उसकी तरह को ड्रग का धंधा नहीं करता, तो किस बात का डर है उसको? हमने कभी 65 से पहले अपने बॉर्डर ज़्यादा सुरक्षित नहीं किए, हमने तो बोला ही नहीं पाकिस्तान बने, डर किस बात का है उसको? तब बेवकूफ़ बनाती है इंटरनेशनल कम्युनिटी, कश्मीर 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 करके, पाकिस्तान कमज़ोर है, पाकिस्तान ये बकवास करते हैं। ये लोगों के अपने उल्लू होते हैं जो सीधे करने होते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत के पाकिस्तान के साथ कैसे युद्ध हुए, पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ, और कश्मीर की क्या स्थिति है। अब आते हैं मौजूदा बात पर। पहलगाम में अटैक हुआ, असल में भारत को तो बहुत पहले पाकिस्तान पे युद्ध छेड़ देना चाहिए था, जितना हो सके पाकिस्तान की आवाम को आज़ाद कराना चाहिए था उन नवाबों से जो उनका आज भी शोषण कर रहे हैं लंदन में बैठ के। होना तो ये चाहिए था। तो ट्रम्प कह सकते हैं कि अगर कनाडा उनका 51वां राज्य है, तो हम भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान का सिंध, पाकिस्तान का बलूच भी हमारे, और पाकिस्तान का कश्मीर, कश्मीर तो हमारा कश्मीर में जाएगा, और बाकी ये हम अलग राज्य बनाएंगे। क्यों? हम, हमारी सॉवरनिटी है, हम सार्वभौमिक है,
खाली ट्रम्प की तो सोवरनिटी नहीं है ना, हमारी भी सोवरनिटी है। हम भी बोल सकते हैं ना, हम क्यों नहीं बोलते? 50 साल 75 साल से हमारे पे कभी युद्ध, कभी आतंकवाद, ये वो, तो हम ऐसा कंट्री को रहने क्यों दे? तो ये पहलगाम का हमला, ये सहिष्णुता, ये सहिष्णुता नहीं होती, ये होती है कि हमारी स्ट्रेटजी, हमारी टैक्टिक, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी कूटनीति वो समझ नहीं पा रही पाकिस्तान को, वो हल्के में ले रही है। पहले तो ये बात, वो कह रहे जी कमज़ोर है, काहे का कमज़ोर है? मैंने बताया ना, कोई कमज़ोर नहीं, ज़्यादा मजबूत है वो। उनका ध्यान पूरा फोकस ही अपनी फौज के ऊपर है। हमसे पहले उन्होंने न्यूक्लियर बना लिए थे, तो हमारा इंतज़ार कर रहे थे कब इंडिया डिक्लेयर करे। अभी तो ये पाकिस्तान भारत के लिए नहीं खतरा, ये पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये मैंने अपने इंग्लिश वाले एक वीडियो में बताया। पूरी दुनिया में टेररिज्म, धर्म के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, इस्लाम के नाम पे टेररिज्म का धंधा पाकिस्तान ने अपने हाथ में ले लिया है। पूरी दुनिया में ड्रग्स का धंधा पाकिस्तान ने अपने हाथ पे ले लिया है। और पाकिस्तान का मतलब वहाँ के बेचारे गरीब गरीब लोग नहीं, ये जो सरकार चला रहे हैं वो लोग। तो जो स्थितियाँ बनी हैं भारत में, ये इसकी स्ट्रैटेजी थी कि धर्म पूछ के मारना। ताकि भारत में इनकी स्ट्रैटेजी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये चाहते हैं भारत को डिवाइड करना, किसी भी तरह से धर्म के तौर पे कर दे, कि ऐसा बोलेंगे तो यहाँ पर हिंदुओं को लोग मुसलमानों के मारेंगे, तो मुसलमान कहेंगे हाँ ये सही है, ये इसीलिए थे पाकिस्तानी सही कहते थे। ऐसा सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। वो तो बलूचों को ही मार रहे हैं, तो बलूचों की भी पैंट उतार के मार रहे हो क्या तुम? सिंधियों को मार रहे हो, बंगालियों को मारा, उनकी पैंट के नीचे क्या तुम्हें कुछ अलग मिला था जो उनको मार रहे थे? बेवकूफ़ नहीं बना सकते ये। अब भारत बदल चुका है। तो ये अब इन्होंने आज शाम को 5 बजे सीज फायर रोकते हैं और 8 बजे 3 घंटे बाद ही फिर हमले शुरू कर दिए। भारत के लोगों की जहाँ तक बात है, बहुत से लोग अपने इकोनॉमिक, अपने रुपए पैसे की चीज़ें कमाई है वो देख रहे हैं। देखिए यहाँ मैं एक मोटी बात बोलूँगा डॉक्टर अम्बेडकर जी की, कि उन्होंने कहा है कि आप जिए ये मायने नहीं रखता, किस स्थिति में जिए ये मायने रखता है। क्या हम इस स्थिति में रहे, आप आज कमा रहे हैं, सब कुछ है, पर जैसा इतने सालों से चल रहा है, कभी हमारी ट्रेन में बम फट जाए। आज हम देखिए कितनी सिक्योरिटी करते हैं, इतनी सिक्योरिटी जितनी हमारे यहाँ मेट्रो रेलवे स्टेशन वगैरह होती है दुनिया के किसी भी देश में नहीं होती। ये क्या हमारा अर्थव्यवस्था के ऊपर हम पे अलग से बर्डन नहीं पड़ रहा? प्लस इससे क्या हम, हमारा जीवन सुरक्षित है? अगर मान लीजिए हम पाकिस्तान से बड़ा युद्ध ना भी करने जाए, तो क्या हम सुरक्षित होंगे? क्या ये गारंटी है कि पाकिस्तान दोबारा जैसे उसने किया है वैसा नहीं करेगा? तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि जीवन ऐसा होना चाहिए कि किस परिस्थिति में रहे। हम ऐसी परिस्थिति में रहें कि अपने घर से बाहर निकलते हुए भी डरें, हम ट्रेन में सफ़र करते हुए डरें, हम भीड़ वाले एरिया में जाते हुए डरें। बहुत से लोग हैं जो आज दुर्गा पूजा पर नहीं जाते, रामलीलाओं में नहीं जाते, भीड़ वाली जगह नहीं जाते। पता नहीं कि कब कोई आके पाकिस्तानी गोलियां चला दे, कहाँ पे बम रखा हो। मैं दिल्ली में हूँ, हम लोग जब से इनका आतंकवाद फैलाया है, हम इंडिया गेट के पास 4 बजे तक बैठते थे। आज हम इंडिया गेट को हाथ लगाने के उसे दूर से भी टाटा करते हैं बस। हम तो घूमते घूमते, जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रपति भवन चले जाते थे, उसके आसपास नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पैदल एक सिक्योरिटी का आदमी बैठा होता था बस इंडिया वहाँ पे थोड़ा सा राजपथ पे। आज हम वहाँ पे घूमने नहीं जा सकते, हम अपने अंदर ही कैदी बन बन के रह गए।
तो हम अपने देश में कैदी बनेंगे या उनको कैदी बनाएंगे जिन्होंने हमारे देश को जेल खाना बनाया? तो हम किस परिस्थिति में रहें जिंदा? हम ऐसे डर 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 के जिंदा रहेंगे? अभी भी जब हमारी स्ट्राइक की उसके बाद इन्होंने जम्मू के अंदर स्ट्राइक करी, 13-14 लोग मारे गए। इन्होंने एक स्कूल के ऊपर स्ट्राइक करी, वो तो बंद था वरना बच्चे मरते। सोचिए, स्कूल पे स्ट्राइक करी इन्होंने। जब आज की डेट में हर चीज़ बड़ी प्रिसीजन से होती है, कैलकुलेटेड होती है, स्कूल पे स्ट्राइक करी। इनको पता नहीं होगा कि स्कूल में बच्चे नहीं हैं, ये तो स्कूल के बेचारे बच्चों को मारना चाहते थे। क्योंकि एक बच्ची जो है ना वो मरी है पाकिस्तान की, जो इंडिया ने स्ट्राइक करी, तो वो एक बच्ची के बदले ये हमारे स्कूल के अगर 1000 बच्चे होते तो ये हमारे 1000 बच्चे मारना, इनकी ऐसी सोच है। इन्होंने गुरुद्वारे पे अटैक किया है और उसके बाद में आज इनका जो फौज का जो सेना का जो प्रवक्ता है उसकी बात सुन रहा था, वो फिर सिखों का राग अलाप रहा था सिखों के साथ, कि वो कह रहा है कि भारत ने जो है ना आनंदपुर साहिब पे स्ट्राइक करा है। कितनी झूठ वो बोल रहा था, भारत ऐसा कर ही नहीं सकता। तो वो सिखों को बहका, देख रहे हैं इनकी स्ट्रेटजी, देख रहे हैं। पहलगाम में पेंट उतरवाते हैं, यहाँ पर एक बच्चे की जगह हजारों बच्चों के स्थान पर अटैक किया। एक अटैक गुरुद्वारे पे किया और कह रहे हैं गुरुद्वारे पे खुद अटैक कर रहे हैं, 5 बंदे वहाँ मारे गए, पाठी मारे गए। और उल्टा फिर कह रहे हैं कि भारत ने अनंतपुर साहिब में, हम तो कहते हैं तुम अनंतपुर साहिब तक का हमें पाकिस्तान दे दो, ख़त्म करो बात और बोलो, फिर देखेंगे हम तुम्हारी बात कि हम कितना उस पर स्ट्राइक करते हैं। चलाकी, चलाकी और चलाकी। लोमड़ी से भी ज़्यादा तेज और चालाक लोग हैं। दिन रात आप जब भारत के लोग, जो आप सोच रहे हैं ना, अब कुछ लोग सोच रहे हैं यार युद्ध हो गया, मैं अपनी ईएमआई कैसे भरूंगा, मैं अपनी बैंक की किस्तें मेरी कैसे जाएंगी, मेरा तो भैया नौकरी का फार्म है, ये वो। तो बेवकूफ़ों की तरह ये बातें सोच रहे हो, और वो वहाँ पे बैठ के उनका पूरा बच्चा बच्चा मदरसे का, उनका वो जो नवाज शरीफ इंग्लैंड में जाके बैठता है, जिससे मोदी जी मिलने गए 2 बार, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, प्रोटोकॉल तोड़ के गए, वो बेनज़ीर भुट्टो, जो ये बेनज़ीर भुट्टो है, इस फैमिली के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है पाकिस्तान की। ये जूनागढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर का लड़के का लड़की का लड़का भी जो है, इसका जो बेटा है बेनज़ीर भुट्टो का। इनका जो जुल्फा अली कार भुट्टो जो था ना, इसने मरवाया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। भुट्टो ने पॉजिटिव दिलवाया था उनको। और ये बात मैं अपने मुंह की नहीं कह रहा, पाकिस्तान के ही जो विद्वान है उनकी बता रहा हूँ बात, और उन्होंने भी एविडेंस के कुछ बातें थी उसके आधार पे कही थी। मेरी अमृतलाल रावल एक प्रोफेसर है, उनसे बात होती है, कई विषयों पे हमारी बात हुई है। तो एक और खेल ये खेलते हैं, ये तो मैं आपको इनके खेल बता रहा हूँ, चालाकी वाले। तो उन्होंने भी ये कहा कि जो भुट्टो था ना, ये बेनज़ीर भुट्टो, ये कम्युनिस्टों को, साम्यवादियों को बड़ा प्रोत्साहन देते थे। अब सर को ये बात पता है, पूरी बात क्या है, पूरी कहानी क्या है, वो मैं बताता हूँ। भारत की आज़ादी से पहले साम्यवाद तो पूरी दुनिया में चल रहा था, तो वो जो चल रहा था वो भारत में भी चल रहा था। भारत विभाजित हुआ था उतना वो भारत में भी रहा और पाकिस्तान में भी रहा कम्युनिज्म। तो ये जब पाकिस्तान बना ना, तो पाकिस्तान में जो जनता थी, वहाँ की जो आवाम थी, उसमें बहुत बड़ा जो तबका था वो बहुत समझदार हो चुका था। अब वो समझदारी उनमें कम्युनिज्म की वजह से आई, समाजवाद की वजह से आई, साम्यवाद की वजह से आई, वो एक अलग बात है। लेकिन वो ना बहुत समझदार हो चुका था, और उसमें से बहुत सारे लोग जो है ना वो कार्ल मार्क्स जैसे लेखकों को पढ़ा करते थे, और भी विश्व के लेखकों को पढ़ा थे। और आपको पता है बंगाल जो हमारा है, वहाँ तो रहा ही है पुराना कम्युनिज्म, जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था। तो ये पूरे पाकिस्तान में ना साम्यवादी विचारधारा थी, जो कि धर्म से अपने आप को पहचान नहीं करती थी, आइडेंटिफाई नहीं करती थी। अब उन लोगों को कैसे अपने फेवर में किया जाए और बाद में उनको कैसे मोल्ड करके धार्मिक बनाया जाए, ये खेल था भुट्टो का। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ के लोग, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भुट्टो ने समर्थन किया साम्यवाद का, मार्क्सिस्ट का,
उसकी गेम थी कि कैसे इनको अपने पाले में पहले ले लो, इनका कुछ समर्थन करो, इनको कुछ जैसे छूट दे दी, प्रोटेस्ट की छूट दे दी, कॉलेज में लेक्चर हो रहे हैं उसकी छूट दे दी। वो देते देते इनको अपने पाले में करके फिर इस्लामिक फोल्ड के अंदर, धार्मिक फोल्ड में, मैंने कहा था कि धार्मिक फोल्ड इस्लामिक फोल्ड बुरा है, नहीं, उस फोल्ड में डाल दो और फिर बाद में उनको एंटी क्रिमिनल टाइप मेंटेलिटी का बना दो भारत के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ। ये उसकी सोच थी भुट्टो की। तो मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर बैठ के जब सोच रहे हैं अपना ईएमआई देंगे, हम सोच रहे हैं हमारा बच्चे का पेपर है या हमारा ये है या हमारा वो है, वो बैठ के दिन रात क्या सोच रहा है कि आपने अगर एक उनका किसी आतंकवादी की एक बेटी मर गई, ठीक है, बच्ची मरी, दुख है, कोई बात नहीं, बच्चा तो देखो बच्चा होता है, चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, ये तो होता ही है ना युद्ध में। वो आके इतने हमारे जब देखो तब देखो बच्चे मारे जा रहे हैं, एक चलो हो गया, तो उसके बदले उन्होंने स्कूल पे अटैक कर दिया। हो सकता है कि और भी स्कूलों पे उनके निशाने हो। इतनी गंदी सोच। और ये जो सोच है ना उनकी, दिन रात यही सोच है, दिन रात दिन रात। जो उनका हार्वर्ड में बैठा हुआ और कोलंबिया में बैठा हुआ जो आदमी आपको कुछ पढ़ते हुए नजर आएगा ना, वो दो स्तरों पे युद्ध लड़ रहा है। उनका जो आदमी आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हुआ, कोट पैंट वाला पाकिस्तानी, मैं बांग्लादेशी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं अरब के मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान का, जो आपको हार्वर्ड में इंग्लिश में बड़ी अच्छी बहस करता हुआ नजर आएगा ना, वो दो स्तर पे युद्ध की तैयारी कर रहा होता है वहीं पे बैठ के। एक तो वो गोरों के खिलाफ, क्योंकि वो तो भारत के जो है लोगों के अंदर है ही, वो अफ्रीका के लोगों में भी है, लेकिन अफ्रीका के लोग वो युद्ध स्तर की तैयारी नहीं करते, भारत के लोग भी नहीं करते, कुछ हो सकता है करते हो, लेकिन वो दो स्तरों की तैयारी कर रहा होता है, एक गोरों के खिलाफ और एक हिंदुओं के खिलाफ। और केवल हिंदुओं के खिलाफ नहीं, पूरी दुनिया के खिलाफ, इस्लाम के लिए। पाकिस्तान वाले की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी की बात नहीं कर रहा। क्योंकि उनको ऐसा, जो ये जो करप्ट वहाँ के जो सियासतदार है, उन्होंने ऐसा बना दिया, उनको ऐसा बनाया जा सकता है। हमारे सामने उदाहरण है हिटलर का, कि उसने कैसा बना दिया वहाँ के जर्मन को, वहशी बना दिया। मतलब इतना वहशी बना दिया कि यहूदियों को के साथ जितना गंदे से गंदा बर्ताव हो सकता है उन्होंने किया। तो ऐसा वहशी उनको बना दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि आज की परिस्थिति में बहुत से लोग, अच्छा जो लोग मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे किसी ने कहा कि बच्चे जैसी, मैंने कहा भाई एक निर्णायक युद्ध होना चाहिए। तो किसी ने कहा, मेरे मित्र थे फेसबुक पे बहुत समय, कि आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अच्छा, मेरे आप 15 साल से मित्र, आपको पता ही नहीं कि मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। और मैं अगर, इतनी मैंने पुस्तकें लिखी हैं, इतना मैं अध्ययन करता हूँ, तो आप ऐसा बोल रहे हो। असल में वो मेरे को नहीं बोल रहे, वो अपना बच्चे वाला दिमाग बता रहे हैं। बच्चे आप हो, आपको ना समझ नहीं आ रहा है जो लोग ऐसा सोच रहे हैं। कुछ एक ओशो का ग्रुप है, वहाँ मैंने कुछ पोस्ट किया तो उनको कह रही तो ओशो का ग्रुप है। अरे भाई, ओशो ने क्या बोला है, कभी सुना है आप लोगों ने ओशो को ठीक से? ओशो तो एक बहुत ही निडर आदमी थे। वो ना भारत में किसी से डरे, ना किसी हिंदू से डरे, ना किसी मुसलमान से डरे, और ना अमेरिका से डरे, ना किसी ईसाई से डरे। और ओशो आज होते तो कहते जाओ परमाणु छोड़ दो। ओशो तो ये बोल देते, आप ओशो को समझ ही नहीं पाए। खैर, मैं नहीं कहता कि परमाणु छोड़ना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। अब पाकिस्तान की एक और चालाकी देखिए परमाणु से संबंधित। आप इन गोरों को, अमेरिका इंग्लैंड वालों को जब सुनेंगे, तो ये अक्सर इनका एक नैरेटिव चलता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध टलना चाहिए, दोनों परमाणु शक्ति है, दोनों परमाणु शक्ति है। असल बात तो यह है कि आज तक परमाणु बम का इस्तेमाल इन गोरों ने किया है, और किस परिस्थिति में किया। इन्होंने परमाणु बम बनाया जर्मन से बचने के लिए, लेकिन जब जर्मनी हार गया और जापान ने इन पे एक अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पे, तो इन्होंने परमाणु छोड़ दिया। और एक छोड़ के रुके नहीं कि एक बम
छोड़ा है, देखें पहले कितना होता है। जापान हार मानते नहीं मानते, इन्होंने दूसरा भी छोड़ दिया। और ये लोग हमें सीख देते हैं कि भैया आप मत लड़ो आपस में। हाँ, ये दो परमाणु शक्तियां हैं। इन्होंने यूक्रेन को परमाणु से हटाया और आज तक खुद को परमाणु से नहीं हटाया। इनको पता है पाकिस्तान परमाणु को एक्सपोर्ट करता है, तकनीक का एक्सपोर्ट करता है। इन्होंने कोई भी पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं करी है। तो ये लोग भी पाकिस्तान के जरिए भारत को दबाना चाहते हैं, इसलिए ये नैरेटिव परमाणु परमाणु का रखते हैं। 25 करोड़ पाकिस्तान के मरेंगे, भारत के 25 करोड़ मारोगे। 100, 135, 15 करोड़ है हमारे पास। और बोलो, डरना किसको चाहिए? भारत को डरना चाहिए, पाकिस्तान को डरना चाहिए परमाणु से? और परमाणु छोड़ोगे तो वो जो तुम्हारे लंदन में बैठे हुए हैं और जो अमेरिका में बैठे हुए हैं वो छूट जाएंगे, वो बच जाएंगे। जो सियासतदार वहां पर है, तो तुम्हें चांद से भी पकड़ के भारत के लोग लेकर आएंगे और फिर तुम्हें परमाणु की आग में तुमको ही डालेंगे। तो हमें डरा के रखा हुआ है। एक और बात जो संबंधित है पाकिस्तान के बनने से, कि वो जो मैंने आपको बात बताई कि भाई यहाँ पे तो सब कुछ मिल रहा था, इनकी हमारी सबकी आपस में सेटिंग अच्छी थी, बड़ी से बढ़िया चल रहा था। और ये जो जिन्ना एंड कंपनी ने जो हम पे जो जिन्ना ये कांग्रेस में बार बार चाहते थे कि कांग्रेस में आ जाएं, कांग्रेस में इनको नहीं मिला था, तो मुस्लिम लीग लिख लिख के देती थी कि हमारी ये डिमांड है। तो ये पाकिस्तान के लोगों को समझने की जरूरत है, जो भारत के खिलाफ भड़काते हैं आपके अवाम आपको, कि भैया ये जो लिख लिख के देते थे ना कि हमारी ये डिमांड है, जिन्ना एंड कंपनी, जिन्ना एंड नवाब कंपनी, कांग्रेस वो सारी डिमांड मान गई थी इनकी, सिवाय इसके कि पाकिस्तान बने। आज भी कांग्रेस भारत में मुस्लिम्स का आरक्षण नहीं है। ओबीसी मुस्लिम्स का आज भी भारत में आरक्षण है। अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो मुस्लिम्स की कई जातियां हैं, जो लाहा हो गया, लोहार हो गए, जैसे हिंदुओं में जातियां हैं कुछ, उनको आज भी आरक्षण मिल रहा है। आज भी कांग्रेस अभी पीछे मुस्लिम्स के मुद्दे पे, भारत के एक सांसद हैं, उनकी आपस में ही हिंदुओं से इतनी ज़्यादा कसमकस हो गई। तो यहाँ तो आज भी लोग मुसलमानों के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन वहाँ जो मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमानों ने बांग्लादेशी मुसलमानों को मारा, बलूचों को मार रहे हैं। क्योंकि यार ये धर्म के नाम पे एकता, धर्म बकवास के कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ना, भारत की कचहरियाँ ले लो, पाकिस्तान की, दुनिया के किसी भी देश की ले लो, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के मुकदमे होंगे और भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में होंगे, और किसी के बीच में नहीं, पड़ोसी से नहीं होता। सब एक दूसरे का, क्योंकि नेगेटिव बातें चल रही है ना। तो भारत के लोग कुछ ऐसे हैं जो कि, जैसे मैंने कहा कि इस बात को बचकाना बात मान रहे हैं, या ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान कमज़ोर है, पाकिस्तान मान जाएगा, सुलह कर लेनी चाहिए, या गोरे बोलते हैं उनकी बात मान रहे हैं। ये इतिहास है, आगे आपके आगे है। आतंकवाद नहीं रुकेगा जब तक निर्णायक युद्ध नहीं होगा। पाकिस्तान को ख़त्म करके अपने अंडर लो, यही एक तरीका है। बेवकूफ़ हैं क्या? हम ज़्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान के लोगों को दे सकते हैं, बजाय वो जो पाकिस्तान के लोग सरकार चला रहे हैं, और वो बड़े खुश होंगे। कितने लोग यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं कि हमने बॉर्डर के बीच में मुद्दे, क्या मुद्दे, हम ख़त्म करो, हमें मुद्दों की ज़रूरत ही नहीं है। पर ये चीज़ होगी युद्ध से, और युद्ध हमारी मजबूरी है, हमारी ज़रूरी नहीं है। 75 साल से आतंकवाद और बार बार युद्ध, कोई देश है जिसने झेला हो ऐसा? चीन के खिलाफ कोई ऐसा कर सकता है? वो यूक्रेन को देखो, वो यूक्रेन टकरा गया, पूरे रशिया से टकरा गया। वो यूक्रेन का प्रधानमंत्री कितने साल से वो टी शर्ट में घूमता है, कहता मैं सूट भी नहीं पहनूंगा। बच्चे बच्चे ने वहां पर गने पकड़ ली।
और नहीं तो अफगानियों को देखो, अफगानी बच्चों ने रशियंस को कैसे भगाया है, अमेरिकन से लड़ गए। वियतनाम ही देखो, अमेरिका वियतनाम से हार के लौटा, वियतनाम तक को भी नहीं जीत पाया अमेरिका, अफगानिस्तान को भी नहीं जीत पाया। और हम कहते हैं हम दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति, और हम युद्ध से घबरा गए और डर गए। तो फिर मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात कहूंगा कि आप जिंदा रहे किस परिस्थिति में रहे, अपने ही देश में एक जेल की तरह रहोगे क्या, कि खुल के कहीं जा नहीं सकते, 12 बजे से नाइट को घूम नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग कह रहे हैं भैया इससे युद्ध पे बर्डन आएगा। भाई बर्डन मोदी जी आप पे क्यों आने देंगे? मोदी जी पहले उनसे लेंगे ना जिनके पास, पूंजीपतियों के पास हजारों हजारों करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, जो अपने बच्चों की शादी में हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। क्या हजारों करोड़ रुपया वो मना करेंगे देश को देने के लिए? हमारे पास बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, तो वो देंगे। अब तो उनकी कंपनियां जो है ना वो सेना के हथियार बनाने में भी बीच में शामिल हो रही हैं। क्यों नहीं देंगे? कभी पीछे हटा है भारत का व्यापारी? कभी नहीं हटा। आम लोगों से मोदी जी नहीं लेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जैसे मोदी जी को मौका मिल जाएगा कोविड काल में कि एक फंड बनाया, अब एक बस वो युद्ध का फंड बनाएंगे, और उस फंड की तो आज तक पता नहीं चल पाया, इस फंड का भी नहीं पता चल पाएगा, युद्ध में तो वैसे नहीं पता चलेगा। मुझे नहीं लगता मोदी जी ऐसा करेंगे, आप मोदी जी को समझ नहीं रहे। मोदी जी ने पुलवामा का जवाब दिया, कड़ा जवाब दिया, उसकी वजह से 6 साल तक कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हो पाई। और मोदी जी इसका भी एक निर्णायक जवाब देंगे। मोदी जी निर्णायक काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो निर्णय करेंगे सटीक निर्णय करेंगे, निर्णायक निर्णय करेंगे कि वो चीज़, जिसे कहते हैं ना हमारे भारत में चाणक्य की कहानी है कि चाणक्य को जब एक पेड़ कांटा चुभता था उसने पेड़ को जड़ से निकाल के ख़त्म कर दिया। मुझे उम्मीद है भारतीय संस्कृति से निकले मोदी जी वैसे ही चाणक्य की तरह इस समस्या को जड़ से निकाल के ख़त्म करेंगे। युद्ध से डरना नहीं है, युद्ध एक सत्य है। आप यूरोप के देशों को देखो, दो दो विश्व युद्ध हुए, वियतनाम वॉर हुआ, अफगानिस्तान वॉर हुआ, रशिया का वॉर चल रहा है, उधर वो इराक वॉर हुआ। कितने युद्ध वो लड़ रहे हैं, कोई कमज़ोर हुए कुछ हुए, आज भी वो वर्ल्ड इकोनॉमी चाइना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हमारी ईएमआई का क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी आपको ईएमआई नहीं भरने देंगे युद्ध के काल में। मुझे विश्वास है मोदी जी पे, हमारे प्रधानमंत्री जी पे, और आपको भी विश्वास करना चाहिए। बहुत से लोग मुझे बीजेपी का एजेंट कहते हैं। भाई मैं तो, माफ़ करना, मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, मैं अपने मन की साफ बात बोलता हूँ। कई बातें मोदी जी के या बीजेपी के विरुद्ध भी जो लगी हमें, विरुद्ध मतलब जो उनकी आलोचनात्मक रूप से लगी, वो बोली है, लेकिन जहाँ पर सही है वहाँ पे उनकी तारीफ भी करी है। आज की स्थिति में देश मायने रखता है, कोई नेता मायने नहीं रखता, कोई पार्टी मायने नहीं रखती। देश सर्वोपरि, सबसे पहले और सबसे अंतिम। हमारा पहला लक्ष्य भी देश है, क्योंकि जैसे मैंने जैकब, जो अफसर थे सेना के, भारतीय सेना के, उनका बताया, वैसे ही कि हमें ज़मीन जो पनाह दे रही है ज़मीन, वो सबसे पहले, और वही हमारा अंतिम, सर्वोपरि मतलब सबसे पहले भी वही और सबसे अंतिम भी वही। अंतिम भी हमारा वही है क्योंकि वही हमें पनाह देगी। आप भारत से निकल जाइए बाहर, अपनी ज़मीन की क्या कीमत होती है आपको पता लग जाएगा, अपने देश की। तो मेरे देशवासियों, आप इन सब परिस्थिति को देखते हुए अपना एक सोचिए मन में कि ये रोज़ रोज़ इस तरह से पाकिस्तान हमें कमज़ोर करता रहेगा, धार्मिक रूप से तोड़ेगा, कभी पंजाब के लोगों को भड़काएगा, कभी कश्मीर के लोगों को भड़काएगा, कभी केरल के लोगों को भड़काएगा, कभी यूपी के लोगों को हो सकता है भड़काए, और फिर तैयारी करता रहेगा। हम तो सोचते रहेंगे, हम डरते रहेंगे कहीं परमाणु युद्ध ना हो जाए। पता लगा एक दिन उसने हम पे सच में परमाणु हथियार
छोड़ ही दिए। और ये गोरे तो उसके साथ है, गोरे तो उसके साथ है, गोरे कुछ नहीं करेंगे, इनकी बातों में नहीं आना। ये सिर्फ दिखावा का। हमसे तो सब चिढ़ते हैं, भारत से सब चिढ़ते हैं। एक तो हमारी जो है ना वो ज़मीन अच्छी है, दूसरा ये कि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, उबर जाते हैं, हर चीज़ से सदमे से उबर के एक नई शक्ति, मानवीय नई शक्ति पैदा कर लेते हैं, और हर चीज़ को अपना भी लेते हैं और हर चीज़ को नकारने की शक्ति भी रखते हैं। धर्म को अपनाने की और धर्म को नकारने की शक्ति भी रखते हैं, किसी भी राजनीतिक विचार को अपनाने की और उसको धुतकारने की शक्ति भी रखते हैं। तो बहुत प्राचीन हमारी सभ्यता है जिसमें विचार बहुत गहरे हैं। बुद्ध, महावीर जैसे लोग इस भारत से निकले हैं। ये भारत की संस्कृति का करिश्मा है, भारत के व्यक्ति का बुद्धि का कौशल है, जो कि पूरी दुनिया में लोहा माना गया है। तो ऐसी परिस्थिति में खाली छोटी मोटी चीज़ों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार कोई निर्णायक निर्णय लेती है तो अपना देश सर्वोपरि, पहले भी देश और अंतिम भी देश, ये विचार के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो जैकब सर की पुस्तक में मुझे मिली, जापानी सोल्जर्स की, जापानी सिपाहियों की। कि जापान के सिपाही थे, कहीं ये अंडमान के आसपास कोई द्वीप था, टापू था या द्वीप था, वहाँ पर ये थे। तो ब्रिटिश सेना वहाँ के द्वितीय विश्व युद्ध में, जिसमें भारतीय सैनिक भी थे, तो 1000 जापानी सिपाही थे। पर जापानी कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, जापानियों का ये रूल है, ये रूल था उस समय कि जापानी या तो अपने आप को, नहीं देखा होगा समुराई अपने आप को मार लेते हैं, जापानी सोल्जर कभी सरेंडर नहीं करेगा। तो वहाँ पर एक तालाब था, पुराना झील थी, मगरमच्छों से भरी हुई। तो वो सारे जो है ना 1000 के 1000, वो ताकि ब्रिटिश सेना के सरेंडर ना करे या ब्रिटिश सेना उनको पकड़ डाले, वो 1000 के 1000 उस तालाब में चले गए और कोई बाहर नहीं आया। मतलब वो सारे मगरमच्छों द्वारा खाए गए, पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया। अपनी आज़ादी, अपनी गैरत को उन्होंने नहीं छोड़ा। और जब तक एक देश के बच्चे बच्चे में ये भावना नहीं आती, तब तक वो देश किसी भी रूप से नहीं उठ सकता। आज पाकिस्तान हमें तंग करता है, कल को बांग्लादेश करेगा, परसों चीन करेगा, श्रीलंका भी कर सकता है, कोई भी देश कर सकता है। हमारे देश के भीतर ही हमें दोनों तरीके से अपने आप को बचाना है, बाहर से भी और भीतर से भी। इसके लिए हमें सबसे पहले देश सर्वोपरि का सिद्धांत अपनाना होगा और बहादुरी लानी होगी। जीवन के मज़े तभी आते हैं जब बहादुरी से जीवन जी के चीज़ों को लिया जाए, ना कि एक कैदी की तरह, चाहे आपको सोने के पिंजरे में रखा जाए। बहुत लंबा वीडियो था, जिन्होंने पूरा देखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे, मेरे कई काम हैं, लेखन के कार्य, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। मुख्यतः तो आप लोग चाहें तो सीधा अपना सहयोग भी भेज सकते हैं और कुछ पुस्तकें हमसे ले सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप, 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। एक व्हाट्सएप नंबर है 8447913116। और हमारी किताबों की वेबसाइट है nspmart.com। डॉक्टर अंबेडकर जी की लिखी हुई और सामाजिक विषयों पे आप किताबें वहाँ देख सकते हैं। मुझे वो मैसेज कर सकते हैं कि कैसा लगा आपको विचार। मैं अंततः ये कुछ बात पाकिस्तान के और बांग्लादेश के लोगों से कहना चाहूँगा। पहले तो बांग्लादेश के लोगों से कि आप लोग अपने यहाँ पर जो भी स्थिति है, सबसे पहले एक स्थायी सरकार स्थापित करें, हिंसा का रास्ता, वॉयलेंस का रास्ता ना अपनाएं, शांति से रहें और ख़ास करके भारत के साथ अच्छे संबंध बनाएं। पाकिस्तान के लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि युद्ध होता है तो आप प्लीज़ भारत को इसमें दोष ना दीजिएगा, हमारा दोष नहीं है। दोष आपके हुकूमत वाले जो चला रहे हैं इतने सालों से, उनका दोष है। हमने तो आपको अलग समझा ही नहीं था, अपने से अलग करना चाहा भी नहीं था, अलग उन्होंने किया है। उन्होंने आपको
धार्मिक बनाने की जगह वैश्य बना दिया उस समय 47 में। और आप लड़ने लगे अपने उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ आप सदियों से जी रहे थे। अगर वो खतरा थे आपके लिए तो उतने सदियों में खतरा क्यों नहीं हुए? ये बात आप समझिएगा कि जो युद्ध होगा आगे, यदि भारत सरकार करती है आगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो देखिए, हमने तो अभी भी जब 5 बजे शाम को 11-10 मई को हुआ भाई, पाकिस्तान की तरफ से हुआ कि रोकेंगे, सीज फायर करेंगे, रोकेंगे गोलाबारी, तो हमने तो पूरा न्यूज़ चैनल पे आ गया है। लेकिन फिर 3 घंटे बाद फिर हो गई शुरू, अभी भी हो रही है। और लगभग पूरे बॉर्डर क्षेत्र में हो रही है, जैसलमेर से लेकर, जो हमारा अंतिम बॉर्डर है उधर का, जैसलमेर राजस्थान का, राजस्थान के बॉर्डर से लेकर कश्मीर तक हो रही है। तो इतना बड़ा देश दे दिया, इन हुक्म चलाने वालों से पूछिए, सरकार से आपकी, कि भाई इतना बड़ा देश दे दिया, लगभग 1/3 उस समय का भारत दे दिया आपको। वहाँ की जनसंख्या हमारी 1/6 जनसंख्या के बराबर भी नहीं है। आपके जो सियासत में लोग बैठे हैं या अफसर लोग हैं, उनके सबके बच्चे लंदन में, अमेरिका में हैं। तो देश कमज़ोर कहाँ से है? देश तो कमज़ोर है ही नहीं। अगर खाली धर्म के नाम पे ही आपको एक करते हैं, तो धर्म के नाम पे तो आप बड़े से बड़े काम कर सकते हैं, वो काम क्यों नहीं करे जाते? क्या सिर्फ नफरत फैलाना धर्म के नाम पे होती है? ये भारत में आतंकवाद फैलाना धर्म के नाम पे किया जाता है। तो आपके पास तो भारत से ज़्यादा बड़ा देश है, ज़्यादा संसाधन है, सब कुछ ज़्यादा है, फिर वहाँ पर आर्थिक रूप से अगर कमज़ोरी जो है वो क्यों है? वो नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बना हुआ है। ऐसा बेवकूफ़ आपको बना के फ़ौरन से फंडिंग ले रहे हैं, कुछ पैसा हथियारों पे लगा रहे हैं, आधा पैसे ज़्यादा गबन कर रहे हैं उसका। और एक दिन ये सारे बाहर शिफ्ट हो जाएंगे और फिर वो गोरे आके वहाँ पे, अभी तो चीन आ गया है, फिर बाद में गोरे आ जाएंगे, विदेशी ताकतें। आप हमसे तो अलग हो गए, लेकिन विदेशियों के और गुलाम हो गए। मैं निखिल सबलानी, नई दिल्ली से। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ करना। आज की परिस्थिति में मैं यही बात कह सकता था कि भारत को एक निर्णायक स्थिति लेनी होगी। जय भीम, जय भारत।